हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और जैसा कि हमने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि हम कोई नया पेपर के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। आज हम चंडीगढ़ एमसी डिपार्टमेंट में जो बी एंड आर के लिए एग्जाम हुआ था 2017 में, वो हम उसका पेपर को लेके आए हैं और आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर, डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर। सो आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि हमने देखा था कि हमारे स्टेट के अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो डीप बीम को हम डिजाइन करते हैं किस चीज के लिए? शियर फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे या बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे, बोथ शियर एंड बेंडिंग के लिए या बीरिंग के लिए। ठीक है, डीप बीम ऐसा बीम होता है जिसकी ओवरऑल डेप्थ आपकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरऑल डेप्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ के रिस्पेक्ट में इन जनरल अगर ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम आपका 750 mm से ज्यादा होता था तो हम वहां पे साइड फेस रेनफोर्समेंट या स्किन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो डीप बीम होते हैं इनको हम जो डिजाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट के लिए। और इवन IS 456 ने हमें क्राइटेरिया भी देके रखा है कब आप डीप बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम के अंडर कंसीडर करोगे, कब आप डीप बीम को कॉन्टिन्यूअस बीम के अंडर कंसीडर करोगे। ठीक है, चलो देखिए IS 456 क्या बोल रहा था। IS 456 के अकॉर्डिंग deep beam is confirmed when ratio of effective span to overall depth, गलती मत कर देना, यहाँ पे है ओवरऑल डेप्थ। और तो जो हम IS 456 में है अपना रेशियो देखते थे वो इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो होता था। जैसे कैंटिलीवर के लिए आपका 7 के बराबर, उससे कम होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड में 20 था, कॉन्टिन्यूअस में ये वैल्यू 26 थी, राइट। सो if we are talking about for simply supported beam, when simply supported beam is said to be deep beam, then answer is if this effective span to overall depth ratio is less than 2, then it is said to be deep beam. If this value is less than 2.5, then it is your continuous beam. ठीक है, और IS कोड, इसी कोड के अंदर ये क्लॉज लिखा हुआ है कि डीप बीम को आप जो डिजाइन करोगे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करोगे, नॉट फॉर शियर। शियर के लिए जनरली हम चेक करते हैं, बट जैसे यहाँ पे डीप बीम का कंसेप्ट है तो जनरली वो शियर में तो आपका सेफ रहेगा, लेकिन मूवमेंट के केस में हमें उसको डिजाइन करना पड़ता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम डिजाइंड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अगर हम एक कॉलम को वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते हैं और कॉलम के लिए जो लोड गिवन है वो 500 किलो न्यूटन है, देन कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम इज। तो हमें कॉलम के लिए कोलैप्स लोड बताना होता है। तो जनरली यहाँ पे ये देखो क्या चीज पूछ रहा है, ये हमारे से लोड फैक्टर जानना चाह रहा है कि आप लोड फैक्टर क्या लेके चलोगे। जैसे ही आप वर्किंग लोड को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे आपको यहाँ पे अल्टीमेट लोड मिल जाता था। ठीक है, तो मेरा जो लोड फैक्टर होता था दैट इज योर 1.5। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे अल्टीमेट लोड, तो हमें क्या करना है, जो मुझे यहाँ पे वर्किंग लोड गिवन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मुझे मिल जाएगा 750 किलो न्यूटन। तो दिस विल बी द आंसर। और सेम इसी तरह का क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी पूछा गया है। मतलब अगर आप कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो यू विल गेट कि क्वेश्चन आपके रिपीट होके आ रहे हैं, खाली उनका जो नंबर होगा आगे पीछे होगा, क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे। तो आंसर विल बी 750। ओके, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर हम बात करते हैं तो इसमें मॉडुलर रेशियो पढ़ते हैं, जबकि LSM में हमें मॉडुलर रेशियो नाम की कोई चीज नहीं मिलती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ओके, दिस इज नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब के अंदर जो हम ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं उनका पर्पस क्या होता है? तो फ्लैट स्लैब ऐसी स्लैब है बच्चे जिनमें हम बीम्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्लैब डायरेक्टली मेरा रेस्ट करता है कॉलम के ऊपर, तो यहाँ पे जब स्लैब कॉलम के ऊपर रेस्ट करेगा तो यहाँ पे कॉलम का स्लैब के अंदर पंच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो हम ड्रॉप पैनल प्रोवाइड करेंगे, या तो हम यहाँ पे कॉलम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, या तो हम यहाँ पे हेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फ्लैट स्लैब क्या है बेसिकली, ध्यान देना, फ्लैट स्लैब एक 2 वे रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब है।
तो ये भी अपने में क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लैट स्लैब आपका वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। देन आंसर विल बी एक टू वे स्लैब है, ठीक है। और इसमें बीम्स नहीं होते हैं, बीम्स बोलो या गर्डर्स बोल दो, ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लैट स्लैब नॉर्मल स्लैब के कंपैरिजन में किस तरह से वो डिफरेंट है। तो फ्लैट स्लैब में हमें बीम देखने को नहीं मिलेंगे, और जितना भी लोड होगा, लोड इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द सपोर्टिंग कंक्रीट कॉलम्स। क्लियर। अब जो फ्लैट स्लैब होते हैं इनको जो हम सपोर्ट कर सकते हैं तीन तरीके से। फर्स्ट, यूजिंग अ ड्रॉप पैनल एंड अ कॉलम कैपिटल इन द फ्लैट स्लैब। एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉलम कैपिटल क्या होता है। सेकंड, यूजिंग अ ड्रॉप पैनल विदाउट अ कॉलम कैपिटल इन द फ्लैट स्लैब। ड्रॉप पैनल तो आप यूज कर रहे हो लेकिन उसमें कॉलम कैपिटल नहीं दिए हो। अच्छा, यूजिंग अ कॉलम कैपिटल, अब आप यहाँ पे कॉलम कैपिटल यूज किए हो विदाउट अ ड्रॉप पैनल इन फ्लैट स्लैब। अच्छा, ड्रॉप पैनल देखो क्या होता है। ड्रॉप पैनल मेरा जो थिकेंड पार्ट होगा फ्लैट स्लैब का ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज ड्रॉप कॉलम, ठीक है। जो थिकेंड पार्ट है फ्लैट स्लैब का कॉलम के ऊपर उसको बोला गया है ड्रॉप पैनल। चलिए फिगर से देखते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको एक स्लैब दिख रहा है और इस स्लैब में, ये आपका स्लैब है बेसिकली, इसको स्लैब, तो ये कॉलम है और ये इसका थिकेंड पार्ट है, देख सकते हो। ये फ्लेयर्ड पोर्शन ऑफ कॉलम है, फ्लेयर्ड पोर्शन ऑफ कॉलम, तो जिसे हम कॉलम कैपिटल के नाम से जानते हैं। दिस वन इज योर कॉलम कैपिटल। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कॉलम कैपिटल है, इसको कॉलम कैपिटल। और ये वाली जो चीज है, अगर मैं इसे यहां से हैच कर दूं तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप। तुम देख सकते हो यहाँ पे स्लैब की थिकनेस कम है और कॉलम के ऊपर स्लैब की थिकनेस ज्यादा है। तो ये जो आपका थिकेंड पार्ट ऑफ स्लैब है अबव द कॉलम, इसको बोला जाता है ड्रॉप, ठीक है। फ्लैट स्लैब में हमें कोई भी यहाँ पे बीम नहीं मिलता है, देयर इज नो बीम इन द फ्लैट स्लैब। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ड्रॉप पैनल्स की बात करते हैं तो यूजेस ऑफ ड्रॉप पैनल देखो क्या क्या है। ड्रॉप पैनल इंक्रीजेस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लैट स्लैब फ्लो। ड्रॉप पैनल क्या करता है, हमारा जो फ्लैट स्लैब फ्लोर है, अब भाई हम स्लैब की बात करेंगे वो किसी ना किसी लोकेशन के लिए तो आपका फ्लोर ही कहलाएगा, तो ये शियर स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ठीक है। ड्रॉप पैनल इंक्रीजेस द फ्लैट स्लैब्स नेगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी। जो ये हमारे ड्रॉप पैनल्स हैं, ये फ्लैट स्लैब का नेगेटिव मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। हमने कॉन्टिन्यूस बीम के केस में स्टडी किया था बच्चे कि पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम किस तरह से स्टील प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम किस तरह से स्टील प्रोवाइड करते हैं, जो हमने डिटेलिंग पार्ट पढ़ा था, ठीक है। तो ड्रॉप पैनल प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, हमारी स्लैब का मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी इन द नेगेटिव जोन वो बढ़ रहा है, ठीक है। दैट इज एट द सपोर्ट। और सपोर्ट कहाँ पे है, ये हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं जहां पे हमने ड्रॉप पैनल प्रोवाइड किया है। और ड्रॉप पैनल रिड्यूसेस द डिफ्लेक्शन बाय स्टिफनिंग द फ्लैट स्लैब, ठीक है। अब ये जो हमारे ड्रॉप पैनल है ये फ्लैट स्लैब के अंदर डिफ्लेक्शन को भी कम कर दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था कि ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट। हाँ जी, तो क्या पर्पस होगा ड्रॉप्स प्रोवाइड करने का, आंसर है शियर को रजिस्ट करने के लिए। शियर को रजिस्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टू रजिस्ट द शियर वी आर प्रोवाइडिंग द ड्रॉप्स इन द फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब नॉर्मल स्लैब के कंपैरिजन में फर्स्ट थिंग उसमें कोई बीम नहीं होगा। सेकंड, हमारा जो स्लैब है वो कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल या कॉलम हेड के थ्रू अपना लोड कॉलम में ट्रांसफर कर रहा है। सेकंड, जहां पे मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट इन द सेंस जहां पे मेरा स्लैब होगा और कॉलम के जंक्शन की बात करें तो वहां पे स्लैब का थिकनेस हमें थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो थिकेंड पार्ट ऑफ स्लैब है, जो थिकेंड पार्ट ऑफ स्लैब है उसको बोला गया है ड्रॉप। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इज आस्किंग बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन रिइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट और स्टील के बीच में वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है। हाँ जी, आंसर रिपोर्ट करें फटाफट। So I'm just waiting your response guys. So bond strength की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो स्टील के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम अच्छा स्टील यूज करते हैं, अच्छा स्टील बोलने मतलब क्या है, हम ऐसा स्टील यूज कर रहे हैं जिसके सरफेस के ऊपर रिप्स है, प्रोजेक्शंस है, कॉरुगेशंस है, या दूसरा स्टील हमारे पास ऐसा है जिसके सरफेस के ऊपर कोई भी रिप्स नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं है,
सो काइंड ऑफ माइल्ड स्टील, और इसे हम बोल सकते हैं, मान लो ये हमारा TMT बार है, या तुम इसे HYSD स्टील बोल लो, ठीक है। तो हैविंग रिब्स और कोरुगेशन ऑन द सरफेस, डेफिनेटली फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे स्टील प्रॉपर्टीज ये तो यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात। सेकंड, अगर हम रिचर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की तरफ चलते हैं, मान लो हम M20 से, ये मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, अगर हम M20 यूज ना करके अगर हम M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा, कौन सा स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो बढ़ जाता है। क्लियर, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो कुछ रीजंस के साथ मैं लेके आया हूं फिगर यहाँ पे, बिकॉज सारी चीजों को लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द reinforcement एंड कंक्रीट कम्स मेनली फ्रॉम फ्रिक्शन एंड एडिशन। क्या, कहां से आ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ? ये मेनली फ्रिक्शन और एडहेशन से आ रहा है। जो चिपकन है कंक्रीट और स्टील के बीच में उसके कारण आ रहा है, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे कंक्रीट और स्टील के बीच में उसके कारण आ रहा है। तो जो बॉन्ड होगा इन RC बीम is adhesive force developed between the concrete and the steel bar embedded in concrete, जो बेसिकली क्या करता है, बार को अंदर और बाहर जाने से रोकता है। यही तो हमारा मेन पर्पस होता है कि अगर हमारे सेक्शन में टेंसाइल नेचर या कंप्रेसिव नेचर के स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो ये जो स्टील है ये अपनी पोजीशन पे बना रहे, दैट इज स्लिपिंग ऑफ बार ना हो, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होता है ये किन किन चीजों से अफेक्ट होता है? बॉन्ड अफेक्ट हो रहा है स्टील प्रॉपर्टी से, बॉन्ड अफेक्ट हो रहा है कंक्रीट प्रॉपर्टी से, ठीक है, और बॉन्ड अफेक्ट हो रहा है जो रिलेटिव मूवमेंट होगा, किसके कारण? रिलेटिव मूवमेंट तभी होगा जब मेरा जो कंक्रीट सेक्शन है, जो RC सेक्शन, अगर वो सिकुड़ना चाहेगा, कंप्रेस होना चाहेगा, तो डेफिनेटली अगर स्टील उस रेट के साथ यहाँ पे कंप्रेस नहीं होगा जिस रेट के साथ कंक्रीट कंप्रेस हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिलेटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। या जिस रेट के साथ यहाँ पे स्टील हमारा खींच रहा है टेंसाइल नेचर के स्ट्रेसेस के कारण, अगर उस रेट के साथ कंक्रीट नहीं खींचेगा तो डेफिनेटली रिलेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। फाइन, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लो पहले। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर मैं यहाँ पे M20 से मान लो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की तरफ मूव कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा जो टाउ BD होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बढ़ता है, टाउ BD। सेकंड, अगर हम यहाँ पे माइल्ड स्टील बार यूज कर रहे हैं और ऑफ कोर्स ये Fe250 है, अगर मैं यहाँ पे माइल्ड स्टील से HYSD बार की तरफ मूव करता हूँ, मान लो ये Fe415 है, तो यहाँ पे अगेन मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता था। जो मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू प्लेन बार इन टेंशन में था, अगर वही बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं यहाँ पे HYSD बार इन टेंशन में बात करूं तो 60% से वैल्यूज बढ़ जाती थी, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों यहाँ पे बढ़ने के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अब टू इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हमें करना चाहिए, स्मॉलर डाया की लार्ज नंबर इन बार्स हमें यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू यूजिंग लार्ज डाया बार स्मॉल इन नंबर, ठीक है। अगर हमें इस बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 16 mm डाया बार मान लो अगर स्पेसिफाइड है तो हम 16 mm डाया बार यूज ना करके मान लो हम 12 mm डाया बार यूज कर रहे हैं, बट एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट सेम रहेगा। तो ये छोटा छोटा बार यूज करने से नंबर ऑफ बार बढ़ जाएगा, जिससे मेरा ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा। और ये केस हम तब लेके चलते हैं कि मान लो अगर 16 mm डाया बार स्टील यार्ड में अवेलेबल नहीं है तो क्या हम यहाँ पे 20 mm डाया बार के साथ मूव करेंगे या 12 mm डाया बार के साथ मूव करेंगे? देन IS कोड इज सेइंग गो विद द स्मॉलर डाया बार, ओके। सो इससे क्या होगा, दिस वुड इफेक्टिवली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट। फाइन, तो बेटा ये IS कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लॉज है। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बर्नौलीज इक्वेशन में जो हम पाइप फ्लो में यूज करते हैं तो उसमें ईच टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, हियर इज द क्वेश्चन। इन बर्नौलीज इक्वेशन यूज इन पाइप फ्लो ईच टर्म रिप्रेजेंट, हाँ जी क्या रिप्रेजेंट करता है ईच टर्म। तो अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें सो एनर्जी पर यूनिट हेड के रिस्पेक्ट में हम चीजों को लिखते थे, एनर्जी पर यूनिट वेट, नॉट हेड सॉरी, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस और क्या था आपका और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, और ये सारी चीजें क्या होती थी, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब हमारा जो बर्नौलीज इक्वेशन था ये किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो आंसर है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करते हैं तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो मतलब एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर पाओगे ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर पाओगे, सिंपली आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बर्नौलीज इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है बेसिकली बेटा वो ईलर्स थ्योरम से होता है, और ईलर्स जो थ्योरम होता है वो एनर्जी पर यूनिट मास के रिस्पेक्ट में है, मतलब वहां पे जितना भी टर्म है वो आपको शो करेगा एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। बिकॉज आपका जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये एनर्जी पर यूनिट वेट की टर्म में भी हो सकता है, एनर्जी पर यूनिट मास की टर्म में भी हो सकता है, एनर्जी पर यूनिट वेट वॉल्यूम की टर्म में भी हो सकता है, मतलब ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन हमारे आंसर बन सकते हैं। लेकिन अगर जब तक वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, जैसे मान लो अगर ये बोलता है बर्नौलीज इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द आयलर्स इक्वेशन कॉमा ईच टर्म रिप्रेजेंट, इन दैट केस एनर्जी पर यूनिट मास विल बी द आंसर, उस केस में हम ऑप्शन बी को आंसर रिपोर्ट करते हैं। अभी के लिए व्हेन बर्नौलीज इक्वेशन इन जनरल अगर वो बात करता है तो हमें पता है P बाई रो जी प्रेशर हेड हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2g ये काइनेटिक हेड हो गया, प्लस z डेटम हेड हो गया, ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो इसमें जितना भी टर्म है वो एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इन दिस केस आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, इसमें से कौन सा आपका नॉन डायमेंशनल पैरामीटर नहीं है, मतलब ऐसा पैरामीटर बताना है जिसकी डायमेंशन है। तो चलिए पहले हम ऐसा पैरामीटर देख लेते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर हम फ्रॉड नंबर की बात करें तो फ्रॉड नंबर ये डिफाइन होता था रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, है कि नहीं, यही तो फ्रॉड नंबर था। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था हाउ टू रिमेंबर कि फ्यू मैन कैन ड्राइव जिप्सी, फ्यू मैन कैन ड्राइव जिप्सी, ऑल्दो जिप्सी का स्पेलिंग अलग होता है लेकिन समझने के लिए F इज स्टैंडिंग फॉर फ्रॉड नंबर एंड दिस G इज स्टैंडिंग फॉर ग्रेविटी फोर्स। न्यूमरेटर में हमेशा इनर्शिया फोर्स ही रहता है। अब जो सा यहाँ पे ये डायमेंशनल लेस एनालिसिस में नंबर उठा लो, चाहे रेनॉल्ड नंबर है, चाहे फ्रॉड नंबर है, चाहे वेबर नंबर है, चाहे आइलर नंबर है, चाहे मैक नंबर है, न्यूमरेटर में आपको हमेशा इनर्शिया फोर्स मिलेगा, खाली आपको जो याद रखना होता है वो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू। तो यहाँ पे G स्टैंड फॉर द ग्रेविटी। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे देखो इसने बोला है मैक नंबर, अगर मैं मैक नंबर की बात करता हूं तो ओके न्यूमरेटर में तो इनर्शिया फोर्स है, M से आ रहा है मैक, और लास्ट वाला देखना E से हो गया आपका इलास्टिक फोर्स। तो ये यहाँ पे क्या है, फोर्स टू फोर्स के रेशियो है, तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, ठीक है। मतलब ये आपका एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है और ये भी आपका क्या हो गया, डायमेंशन लेस पैरामीटर, फाइन, डायमेंशन होगा ही नहीं इनका। अब इसने पूछा कौन सा नॉन डायमेंशनल नहीं है, मतलब जिसकी डायमेंशन है। अच्छा, डार्सी वेस्टविक फ्रिक्शन फैक्टर भी देख लो, तो ये जो डार्सी वेस्टविक फ्रिक्शन फैक्टर होता है, फ्रिक्शन फैक्टर किसने बात करी है, विच इज इक्वल टू 64 अपॉन RE, 64 तो कांस्टेंट हो गया, इसका क्या यूनिट होगा, है कि नहीं, और RE रेनॉल्ड नंबर है, ये आपका इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं है। तो ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये भी आपका यूनिट लेस हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो ये मेरा फ्रिक्शन फैक्टर का 1/4 होता है, या फ्रिक्शन फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 4 गुना होता है, कुछ भी बोलो बेसिकली। तो यहाँ पे खाली बच रहा है चेजिस कोफिशिएंट, तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। इवन आप चेजिस कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो, जैसे हम वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है, v इक्वल टू c इंटू रूट mi, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी लिखने का, ठीक है, जहां पे c चेजिस कोफिशिएंट होता है मेरा, m हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, और जो डिफाइन होता है यहाँ पे वेटेड एरिया टू वेटेड पैरामीटर का रेशियो, i यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है तो इसका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, हेड लॉस पर इंट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और जो यहाँ पे आपको यूनिट मिलेगा मीटर और रूट में, बस आपको यही सॉल्व करना होता है, दैट इज ये जो मेरा चेजिस
कोफिशिएंट या कांस्टेंट है, इसका हमें यहाँ पे यूनिट मिलेगा और डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एग्जाम में तो चेजिस कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर लैमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2h, हेड लॉस वेरीज। हेड लॉस बताना है इसमें। चलिए फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर मैं यहां पे हेड लॉस की बात करूं, हेड लॉस इन फिक्स्ड प्लेट, तो यहां पे मान लो एक प्लेट ये हो गया, ध्यान देना, एक प्लेट ये हो गया और ये दूसरा प्लेट है, दोनों पैरेलल है आपस में, इस तरह से ये प्लेट है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो टी है। ठीक है, प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो टी है और इस प्लेट के बीच में कोई मेरा लिक्विड या फ्लूइड मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसने ये भी देख के रखा है कि जो पैरेलल प्लेट है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये 2h है। स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, 2h है। तो हेड लॉस का ये बात कर रहे हैं, बताओ हेड लॉस किस तरह से वेरी करेगा, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। तो हमें पता है कि जो हेड लॉस का फॉर्मूला होता है, हेड लॉस इक्वल टू 12 म्यू यू बार इंटू एल अपॉन रो जी इंटू टी स्क्वायर, ये होता है मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला। तो बेटा जब हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो थ्रू पाइप स्टडी करते हैं, लैमिनार फ्लो, तो हम ये चीजों को डिराइव करते हैं, तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहता है बेसिकली। तो जहां पे म्यू मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी है उस पर्टिकुलर फ्लूइड का जो प्लेट्स के बीच में फ्लो कर रहा है, यू बार यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और एल यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेट है, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेट है बेसिकली, और रो आपको पता है, जी आपको पता है, टी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे टी के प्लेस में क्वेश्चन में उसने क्या दे के रखा है, टी के प्लेस पे क्वेश्चन में हमें गिवन है 2h, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 2h, तो यहाँ पे 2h लिख लेते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे चेक करना, 12 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्मॉल h का स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो हेड लॉस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, है कि नहीं। तो h स्क्वायर की टर्म में आ रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टली एज h नो, इनवर्सली एज h नहीं, डायरेक्टली एज h स्क्वायर, इनवर्सली एज h क्यू। तो यहाँ पे अगर लिखा होता है इनवर्सली एज h स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन ही गलत है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आपके कोर्स में भी आ रहा है अपकमिंग एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली अगर आप इनवर्सली एज h क्यूब के ऊपर टिक करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था इनवर्सली एज h स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली एज h स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपने कंसेप्ट से हटना नहीं है कि नहीं यहाँ पे आंसर की में ये आंसर दिया हुआ है तो यही रहने वाला है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल सैंपल हैज बीन फाउंड टू हैव नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। तो हमें नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू गिवन है 40%। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट उसने दे के रख दिया, लिक्विड लिमिट भी उसने दे दिया है 60%, प्लास्टिक लिमिट भी हमें गिवन है 30%। अब ये बात कर रहा है इट कैन बी सैड टू पोजेस, ये जो सॉइल है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके पास स्टिफ कंसिस्टेंसी है, मीडियम स्टिफ कंसिस्टेंसी है, वेरी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है या सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है। तो बेसिकली जब हम कंसिस्टेंसी का जिक्र करते हैं
तो बच्चे हमारे दिमाग में जो चीज आती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अगर मिट्टी में आपका मॉइस्चर पानी का कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, तो जो सॉइल होती है दैट इज लेस कंसिस्टेंट, मतलब वो इजीली डिफॉर्म हो जाएगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड। अगर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट मेरा कम है तो उसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है। इट मींस हमारा जो सॉइल है दैट विल बी द मोर कंसिस्टेंट। फाइन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिखोगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स विच इज इक्वल टू, हाँ जी, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, दैट इज नथिंग बट योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो लिक्विड लिमिट का वैल्यू 60 गिवन है, नेचुरल वाटर कंटेंट 40% गिवन है, और लिक्विड लिमिट 60 माइनस प्लास्टिक लिमिट 30%, तो ये मुझे मिल रहा है 20/30। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इट इज कमिंग टू बी 0.66, ये वैल्यू आ रहा है 0.66। तो अभी हमें ये आईसी का वैल्यू दे के ये बताना है कि हमारा जो सॉइल है वो सिर्फ कंसिस्टेंट में है या मीडियम कंसिस्टेंसी के अंदर है या सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के अंदर है या वेरी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के अंदर। तो बेटा हमने आईसी तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे टेबुलर वैल्यूज का पता होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अपना आंसर यहाँ पे रिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये टेबल में लेके आया हूं और ये टेबल के अंदर, टेबल के अंदर आप चेक कर सकते हो, एक तरफ हमारे पास कंसिस्टेंसी है और एक तरफ हमारे पास आईसी की वैल्यू है, और डिस्क्रिप्शन में हमने बोला है हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट होगा या वेरी सॉफ्ट है या मीडियम स्टिफ है या स्टिफ है। तो हमारा वैल्यू आया था 0.66, दिस इज द वैल्यू। और तुम बाई टेबल ये देख के बता सकते हो कि 0.66 तुम्हारा किसके बीच में लाई करेगा, 0.5 और 0.75 के बीच में। सो दिस इज काइंड ऑफ योर मीडियम स्टिफ सॉइल, दिस इज काइंड ऑफ योर मीडियम स्टिफ सॉइल। फ्रॉम दिस टेबल वी कैन आंसर द सॉइल इज मीडियम स्टिफ, है कि नहीं। अच्छा अब देखो ऑप्शन में उसने क्या देके रखा था ये भी देख लेते हैं। तो इसने स्टिफ कंसिस्टेंसी बोला है, मीडियम कंसिस्टेंसी बोला, डेफिनेटली हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, या वेरी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी इसने बोला और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी इसने बोला है। तो बेटा आंसर की में इसका आंसर रिपोर्ट किया गया था ए, जबकि अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका आंसर होगा बी, यू कैन सी। फाइन, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्लेट लोड टेस्ट का पर्पस क्या है। प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट। हाँ जी, प्लेट लोड टेस्ट जो हम करते हैं, तो अगर हम हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालते हैं, इसे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, तो जिसमें हम बेसिकली सेटलमेंट ऑफ प्लेट चेक करते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, हमारा प्लेट मिट्टी में कितना सेटल कर रहा है। तो एक तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालेंगे, सेकंड हम यहाँ पे अपने बीरिंग कैपेसिटी की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे बोर होल टेस्ट डाटा गिवन है, क्या उस लेवल पे हमें उतना बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। फाइन, तो बीरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए आप प्लेट लोड टेस्ट यूज करोगे, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए बोथ बीरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो हम ऑप्शन सी के साथ चलेंगे बेसिकली, कि हम इस प्लेट लोड टेस्ट से क्या करते हैं, अपना बीरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट दोनों क्राइटेरिया चेक करते हैं। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट बच्चे अगर आपने कभी साइट पे होते हुए नहीं देखा है तो ये पिक्चर देखो, तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ भी देखो ये सैंड के बैग है और यहाँ पे भी ये सैंड के बैग है। अगर आपको कभी साइट के ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे सैंड के बैग रखे हुए हैं और यहाँ पे कोई ट्रस्ट टाइप का सिचुएशन है, गर्डर रखे हुए हैं और इन सैंड के बैग को हम लिफ्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे मेरा ये जैकिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लीवर है, ये हाइड्रोलिक मशीन है बेसिकली, इससे हम क्या करेंगे, जैक की हेल्प से ये बेसिकली ट्रस्ट को ऊपर उठाएंगे, तो एक रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, तो नीचे यहाँ पे प्लेट रखा होगा, प्लेट क्या करेगा, मिट्टी के ऊपर लोड अप्लाई करेगा और कहीं ना कहीं हम सेटलमेंट ऑफ प्लेट को नोट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट से जो यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं, प्लेट लोड टेस्ट से जो यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं, ये जो मेरा प्लेट है, अगर ये स्टैंडर्ड प्लेट है तो उसका साइज बताओ क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेट का साइज बताओ क्या होगा। तो प्लेट लोड टेस्ट के अंदर 75 सेंटीमीटर डाया की जो प्लेट है वो मेरे स्टैंडर्ड प्लेट है, या अगर हम यहाँ पे स्क्वायर प्लेट की बात करते हैं तो 75 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर साइज का जो प्लेट है वो मेरा स्टैंडर्ड प्लेट है। और ये स्टैंडर्ड प्लेट क्या है, बेसिकली पूछ लेता है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि सबसे छोटा डाया का प्लेट जो प्लेट लोड टेस्ट में हम यूज करते हैं, आंसर है 30 सेंटीमीटर डाया का। 30 सेंटीमीटर डाया का जो प्लेट है वो सबसे छोटे डाया का प्लेट है।
ठीक है। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, अगर हम एक स्क्वायर प्लेट की बात कर रहे हैं तो ये सबसे छोटी प्लेट है, इससे बड़ी प्लेट हमारे पास अवेलेबल है, इससे और छोटी प्लेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो किन सिचुएशन में हम ये 30 सेंटीमीटर डाया की प्लेट यूज करते हैं, और इवन अगर आपने 30 सेंटीमीटर डाया की प्लेट के रिस्पेक्ट में आपने के वैल्यू ऑफ सॉइल को डिफाइन किया है, तो आप किस तरह से उसे 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट में कन्वर्ट करते हो। तो बेटा ये चीजें मैंने आपको बहुत ही डेप्थ में क्लास के अंदर बताई थी, ठीक है। तो अभी तुम देख सकते हो ये प्लेट हमने रखा हुआ और इसके ऊपर देखो 3 डायल गेजेस लगी होती हैं। तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ प्लेट को मेजर करने के लिए एंगल बिटवीन ईच डायल गेज 120 डिग्री रखते हैं। 120 का तुम 3 गुना कर लो, आपको 360 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो चीज दिख रही है ना, इससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर इन द सेंस, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इस प्लेट के ऊपर ये जो लोड है, बेसिकली मान लो कोई मशीन है, हैवी सी मशीन है, हम इसको लिफ्ट करवा रहे हैं। जब हम इसको लिफ्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली नीचे की तरफ फ्रिक्शन जाएगा। तो कितना हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सीधा हमें प्रेशर यहाँ से मिलता है। सेटलमेंट ऑफ प्लेट हम यहाँ से निकालते हैं, तो कितना हमें प्रेशर चाहिए पड़ता है एक स्टैंडर्ड सेटलमेंट कॉज करवाने के लिए, दैट इज योर के। और ये स्टैंडर्ड सेटलमेंट का वैल्यू होता था 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट, क्विक कंडीशन या लिक्विफेक्शन ऑफ द सैचुरेटेड सैंड आर बेस्ड ऑन द सेम या सिमिलर फिनोमिनन। तो अगर हम क्विक कंडीशन की बात करें तो बेटा जब हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करते थे, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करते थे, मान लो यहाँ पे मेरा अपस्ट्रीम ये वाटर है, ठीक है। तो जब वाटर मेरा यहाँ से सीप करता है तो ये सीपिंग वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाता था जिसको हम सीपेज प्रेशर बोलते थे। और अगर देखो होता क्या है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा विद इंक्रीमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर, जैसे जैसे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती थी वैसे वैसे मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता जाता था। अब ये वाटर तो मेरा कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, सीपिंग किए जा रहा है। एक ऐसी स्टेज पे हम रीच करते थे कि जब मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस अगर ये जीरो हो जाए। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो कब होगा, इस पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू इतना ज्यादा हमारा बढ़ जाता था कि ये हमारा टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाता था। बिकॉज यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक प्रेशर लगता है जिसे हम सीपेज प्रेशर बोलते थे। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है तो इन दैट केस हमें जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी मिलता था जिसे हम बोलते थे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू G-1/1 + E। तो कहीं ना कहीं हम ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को पहले ही कैलकुलेट करके रखते थे विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड वाइड रेशियो वैल्यू। हम अपना एग्जिट पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को मेंटेन करते थे। बेसिकली हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट एग्जिट IC से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विफेक्शन की बात करूं तो ये जो लिक्विफेक्शन होता था, लिक्विफेक्शन, तो इसमें क्या है, मेरा सैचुरेटेड सैंड और सिल्ट जब ये वाइब्रेशन को सब्जेक्टेड होती थी तो यहाँ पे अगेन इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने के कारण सॉइल का शियर स्ट्रेंथ जीरो। अगेन यहाँ पे भी सॉइल का शियर स्ट्रेंथ जीरो ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है कि जो क्विक कंडीशन और लिक्विफेक्शन है सैचुरेटेड सैंड का आर बेस्ड ऑन द सेम और सिमिलर फिनोमिनन, ठीक है। अच्छा सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ। क्विक कंडीशन इज एसोसिएटेड विद ओनली अर्थ डैम्स। तो ये ट्रू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्दन डैम में नहीं पॉसिबल है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं, कोई ट्रेंच खोद रहे हैं बेसिकली, अब ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको पहले भी बताई थी। जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरा शीट पाई लगा हुआ है और ये इसके अंदर हमने यहाँ पे इस लेवल तक एक्सकवेशन किया हुआ है और बाहर जो लेवल है वो यहाँ तक, और मान लो ग्राउंड वाटर टेबल का यहाँ पे था, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल का पोजीशन। तो होता क्या है, अब यहाँ से जो वाटर होगा उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे एक्सपल्शन ऑफ द वाटर अलोंग विद द सॉइल पार्टिकल वो देखने को मिले। तो अगेन ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते थे, ड्यूरिंग एक्सकवेशन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम अपने पिट में छोड़ देते थे सो दैट यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेट मिले डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे सॉइल पार्टिकल यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ना मूव करे, ठीक है। तो खाली अर्दन डैम में ही ये फिनोमिनन हम नहीं लेके चलते थे, हम तो ये अपना ट्रेंच के केस में भी हमने देखा था। जब हम एक ट्रेंच की बात करते थे, हम एक
डीप एक्सकवेशन कर रहे थे, इन दैट केस वी आर फेसिंग विद द सेम इशू. लिक्विफेक्शन इज पॉसिबल इन द ड्राई सैंड आल्सो. लिक्विफेक्शन इज पॉसिबल इन द ड्राई सैंड आल्सो. अगर ड्राई सैंड होगा तो पोर वाटर प्रेशर कहां से मिलेगा बताओ. ठीक है, तो बोलने मतलब क्या है, आपका बी और सी नहीं होगा, बी और सी नहीं है तो डी तो वैसे भी नहीं होगा, तो बचा सिर्फ ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पाइल कैप्स होते हैं जो हम पाइल ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है. व्हाई वी प्रोवाइड पाइल कैप्स ऑन द पाइल ग्रुप. पाइल कैप हम क्यों प्रोवाइड करते हैं. तो ये देखो, ये मेरे पास पाइल्स हैं देख सकते हो, और इसके ऊपर ये जो हमने एक स्लैब प्रोवाइड किया हुआ है ये मेरा पाइल कैप है बेसिकली, और इस पाइल कैप के ऊपर ये मेरा एक पियर या कॉलम है, कुछ भी बोलो. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पाइल कैप है इसका क्या पर्पस है. तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि पाइल कैप इंक्रीजेस द लोड बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच पाइल. हर पाइल की, एवरी पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर हम पाइल कैप प्रोवाइड करें. ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग. हाँ, पाइल कैप क्या करता है, जो लोड लगेगा कॉलम से उस लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ईच पाइल के ऊपर. ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन, प्रोटेक्ट पाइल्स फ्रॉम लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये जो पाइल्स होती हैं ये लेटरली डिस्प्लेस ना करें तो इसको ये पाइल कैप रोकता है. हाँ, कुछ हद तक रोकता है लेकिन इसका मेन पर्पस नहीं है. ये प्रोटेक्ट इन केस ऑफ द सॉइल सोर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, मतलब जो हमारे रिवर के किनारे पे जो स्ट्रक्चर बने हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं पाइल कैप. ठीक है, या स्प्रेड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड टू ऑल द पाइल्स. ऑफ कोर्स ऑप्शन डी यहाँ पे अप्रोप्रिएट ही आंसर लग रहा है, तो हम ऑप्शन डी के ऊपर मूव करेंगे. तो इसका मैं कुछ जस्टिफिकेशन लेके आया हूं, सो हैव अ लुक ऑन दैट वन आल्सो. चलिए देखते हैं. तो अगर हम फंक्शन ऑफ पाइल कैप की बात करें, देखो इस फंक्शन से हमारा यहाँ पे आंसर क्लियर होगा. तो पाइल कैप का फंक्शन क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड इक्वली. जो हॉरिजॉन्टल लगेगा और जो वर्टिकल लोड कॉलम से पाइल के ऊपर आएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा पाइल कैप ऑन द पाइल ग्रुप. और जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो पाइल होगा उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा. ठीक है, एंड दस ओवर अ ग्रेटर एरिया ऑफ द बीयरिंग पोटेंशियल. फाइन. अच्छा, और क्या इसका पर्पस है, टू लेटरली स्टेबलाइज द इंडिविजुअल पाइल थस इंक्रीजिंग द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द पाइल ग्रुप. तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. सो कहीं ना कहीं जो मेरा पाइल कैप होता है वो लेटरली स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है लेकिन उसका मेन पर्पस नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द नेसेसरी कंबाइंड रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेसेस सेट अप बाय द सुपरस्ट्रक्चर और द ग्राउंड मूवमेंट. तो ये जो मेरा पाइल कैप होता है ये एक रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा अगेंस्ट द स्ट्रेसेस डेवलप्ड बाय द सुपरस्ट्रक्चर और द ग्राउंड मूवमेंट. तो डेफिनेटली ऑप्शन हमने जो आंसर रिपोर्ट किया था डी, वो पहले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में बिल्कुल सही है कि जो पाइल कैप होते हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पाइल के ऊपर. फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो फिलेट वेल्ड होता है इट इज नॉट रिकमेंडेड. ये फिलेट वेल्ड हम कब रिकमेंड नहीं करेंगे, कब, एंगल बिटवीन द टू फ्यूजन फेसेस. जैसे मान लो एक प्लेट ये है, दिस इज द वन प्लेट, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट रखा हुआ है. तो यहां पे तो हम फिलेट वेल्ड इजीली कर सकते हैं एज यू कैन सी, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इज 90 डिग्री. सो हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, इस फेस पे हमारा वेल्डिंग जाएगा इस तरह से. सो काइंड ऑफ योर फिलेट वेल्ड. ओके, अब फिलेट वेल्ड तुम कब यूज नहीं कर पाओगे, तो आंसर है जब मेरा एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस अगर ये 60 डिग्री से कम होगा और 120 डिग्री से ज्यादा होगा. मतलब मान लेते हैं ये जो दो फेसेस हैं जिनके लिए हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वाला फ्यूजन फेसेस, ये मान लो अगर एंगल थीटा है, अगर थीटा मेरा 60 डिग्री से कम होगा तब भी आप यहाँ पे फिलेट वेल्डिंग नहीं कर पाओगे. अगर थीटा मेरा 120 डिग्री से ज्यादा होगा तब भी आप यहाँ पे फिलेट वेल्ड नहीं कर पाओगे. अच्छा, अगर थीटा 60 डिग्री से कम होगा तो देखो, अगर मान लो ये जो प्लेट है, ब्लैक से ड्रॉ करता हूं, ये कुछ इस तरह से, अगर प्लेट को कुछ ऐसे रखेंगे, अगर प्लेट को
कुछ ऐसे रख रहे हैं, अंडरस्टैंड करना, तो यहाँ पे जो मुझे स्पेस मिलेगा वो बहुत ही कम होगा। और जब हम वेल्डिंग करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसका भी कुछ साइज होता है, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा इस पोर्शन को वेल्ड नहीं कर पाओगे, कुछ पोर्शन यहाँ पे खाली छूट जाएगा। तो एक तो ये रीजन है कि आपका एंगल 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा एंगल कम कर दोगे तो डेफिनेटली कुछ जगह यहाँ पे आपकी खाली बच जाएगी, वाइट्स टाइप में मिलेगा, ठीक है, जो हम चाहते नहीं। अच्छा, अगर ये एंगल मेरा 120 डिग्री से ज्यादा होगा तब भी दिक्कत है। मान लो ये एक मेंबर हो गया, प्लेट नंबर 1 हो गया, और मान लो ये प्लेट नंबर 2 हो गया, दोनों को हम कुछ ऐसे रखे हुए हैं, सिर्फ एग्जांपल, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। तो जनरली जो स्ट्रेसेस का ट्रांसफर होता है वो बेसिकली थ्रॉड के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे जो मुझे थ्रॉड थिकनेस मिलेगा ऑल टाइम मिनिमम मिलेगी, ऑल टाइम मिनिमम मिलेगी। तो इसीलिए आईएस कोड ने बोल दिया एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस ये 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। फाइन। और इसके साथ एक चीज और, यहाँ पे जो हम थ्रॉड थिकनेस लिखते थे टीटी विच इज इक्वल टू के इंटू साइज ऑफ वेल्ड, तो थ्रॉड थिकनेस कितना होगा ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। पहली चीज, फ्यूजन फेसेस के बीच में कितना एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा टीटी का वैल्यू। एस होता था साइज ऑफ वेल्ड, तो साइज ऑफ वेल्ड में मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना है। तो जब हम मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करते थे तो हमारा जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के ऊपर डिपेंड करता था। जब हम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करते थे तो ये थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट के ऊपर डिपेंड करता था। फाइन, क्लियर। ऑल्दो हमारे पास यहाँ पे एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के बिहाफ के ऊपर के की वैल्यू कितनी होती है ये टेबल हमें बेसिकली याद होना चाहिए। अगर हमारा जो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस है वो 60 से 90 डिग्री के बीच में है देन के इक्वल टू 0.7, 0.7, ठीक है। और इवन एक हमारा जो स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन है फिलेट वेल्ड का उसमें भी हम के की वैल्यू 0.7 ही लेके चलते थे, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता था, ठीक है। अगर यही मेरा एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस 91 से 100 के बीच में होगा, 91 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में है, देन के की वैल्यू रहती थी 0.65, ठीक है। आपने क्या करना है, एवरी केस 0.05 आपने कम करते चलना है। अगर एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस 101 से लेके 106 के बीच में है देन के वैल्यू 0.6, अगर वो 107 से 113 के बीच में है देन के वैल्यू 0.55। अच्छा, अगर एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस 114, 114 से लेके 120 डिग्री के बीच में है देन के वैल्यू इज 0.4। तो बेटा ये वो टेबल है जो आपको सीधा सीधा यहाँ पे याद होना चाहिए एग्जाम के अंदर। इसी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे वैल्यू रिपोर्ट कर देते थे कि हमारा थ्रॉड थिकनेस इतना होगा इन टर्म ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, फिलेट वेल्ड आपका 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस और 60 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए। तो 2 and 3 ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो है आंसर ऑप्शन सी, आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार। तो जो लेसिंग बार होती हैं ये हम यूज करते हैं जब हम कोई दो मेंबर को आपस में जोड़ते हैं। मान लो कोई दो हमारे पास यहाँ पे चैनल सेक्शन है, इन चैनल सेक्शन को हम आपस में जोड़ रहे हैं एज अ सिंगल यूनिट के रूप में वर्क करवाने के लिए जो हम यहाँ पे अरेंजमेंट यूज करते हैं दैट इज योर लेसिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पे सिंगल लेसिंग है अभी के लिए, इस तरह से ये सिंगल लेसिंग है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लेसिंग बार होता है इनका स्लेंडरनेस रेशो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत बार स्टेट जेई के अंदर भी पूछा गया है। अभी रिसेंटली ये एई का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जो चंडीगढ़ एमसी डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट किया गया था, B&R, ठीक है, बिल्डिंग एंड रोड वर्क्स के लिए। तो आंसर है बेसिकली 145। स्लेंडरनेस रेशियो IS 800 के अकॉर्डिंग जो मेरा लेसिंग बार है उसका स्लेंडरनेस रेशियो 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइन। तो यहाँ पे कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो पहले मैं ये इनको मिटा देता हूँ। अब देखो, तो तुम्हें यहाँ पे दो चैनल्स दिख रहे हैं आपस में जिनको बैक टू बैक कनेक्ट किया गया है, इसे हम बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन। सो दिस इज काइंड ऑफ योर बिल्ट अप सेक्शन। फाइन। तो दिस इज योर लेसिंग, ये है आपका लेसिंग बार। अब ये लेसिंग बार की हम स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहे हैं। लेसिंग बार की ये विड्थ कितनी होगी, लेसिंग बार की ये थिकनेस कितनी होगी। अच्छा, ये जो एंगल है लेसिंग बार जो वर्टिकल के साथ बनाएगा ये कितना होगा। ये सारे ऐसे पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आईएस कोड की रिकमेंडेशन देख लेते हैं जल्दी से।
IS 800 क्या बोलता है, अगर आप डिजाइन कर रहे हो लेसिंग का तो ये स्पेसिफिकेशन आपको लेके चलना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये 40 से 70 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये एंगल कितने से कितने के बीच में, 40 टू 70 डिग्री, और ऑप्टिमम एंगल की वैल्यू है 45 डिग्री। ऑप्टिमम एंगल की वैल्यू है 45 डिग्री, पहला पॉइंट। सेकंड, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 145, 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो लेसिंग बार होती हैं ये हमारे पास एज अ स्ट्रट और एज अ टाई मेंबर के रूप में हम इनका डिजाइन करते हैं। अगर एक लेसिंग बार में एक्सियल कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है तो उसके साथ वाली लेसिंग बार में एक्सियल टेंसाइल नेचर का फोर्स होगा। एक्सियल टेंशन टाई हो गया, एक्सियल कंप्रेशन मेरा स्ट्रट हो गया। ठीक है, और मिनिमम विड्थ जो होता है लेसिंग का वो जनरली 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ रिविट या बोल्ट, जो भी हम यूज कर रहे हैं अपना लेसिंग बार को मेंबर के साथ जोड़ने के लिए, उसका 3 टाइम्स हम लेके चलते हैं, मिनिमम वैल्यू है ये। ठीक है, तो अगर हम मान लो 22 mm डाया का 22 mm डाया का यहाँ पे मान लो रिविट यूज किए हैं, तो 22 का डबल ट्रिपल कर लो, सॉरी, तो 66 mm हो गया, तो 65 mm यहाँ पे मिनिमम विड्थ है, कम से कम इतना रखना, इससे ज्यादा हो सकता है। सिमिलरली अगर हम 20 mm डाया का रिविट यूज किए तो हमें 60 mm मिनिमम यहाँ पे विड्थ लेके चलना पड़ेगा अपना लेसिंग बार का। अगर हम मान लो 18 mm डाया का रिविट या बोल्ट यूज कर रहे हैं, देन 18 3 से 54 हो गया, तो 55 ये मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बच्चे ये पूछ रहा है कि जो प्रॉब्लम होता है ऑफ लेटरल बकलिंग का वो स्टील बीम में कब अराइज होगा। ठीक है, तो पहले तो तुम ये समझो कि लेटरल बकलिंग का यहाँ पे मीनिंग क्या है। ये लेटरल बकलिंग क्या होता है, तो मैं बाय पिक्चर आपको शो करता हूँ। देखो, ये मान लो मेरे पास एक स्टील गर्डर है, एक स्टील आई सेक्शन है जिसे हम गर्डर बोलते हैं बेसिकली, आपने नाम सुना भी होगा कभी ना कभी। ठीक है, बहुत ज्यादा ये स्टील स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। इवन हम हाईवे में जो भी हमारे ब्रिजेस होते हैं, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में हमारा जो गर्डर होता है वो स्टील गर्डर ही रहते हैं बेसिकली, आई सेक्शन। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट बीम है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला जो इसका एक्सिस होता है, इसका बैंडिंग एक्सिस है एक्स एक्स। अगर इसमें बैंडिंग ऐसे होगी तो चलेगा, लेकिन अगर बैंडिंग कुछ ऐसे होगी, इसको बोला गया है लेटरल बकलिंग। दिस योर लेटरल बकलिंग, तुम देख सकते हो, दिस टाइप ऑफ बकलिंग इज नथिंग बट योर लेटरल बकलिंग। और ये लेटरल बकलिंग कब होगा, तो बच्चे जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बैंडिंग एक्सिस एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बैंडिंग एक्सिस ये आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू अदर एक्सिस, तो डेफिनेटली आपको जो बकलिंग मिलेगा वो लेटरल बीम बकलिंग का केस मिलने वाला है। फाइन, लेटरल बीम बकलिंग, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहां पे आपका आंसर बनेगा, क्योंकि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट बैंडिंग एक्सिस अगर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर एक्सिस, देन डेफिनेटली लेटरल बकलिंग विल टेक प्लेस। फाइन, अच्छा, आप इस तरह के केस को मतलब लेटरल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते थे, अपने आई सेक्शन के ऊपर एक चैनल सेक्शन डाल देंगे जिसे हम बोलते थे वाइड फ्लेंज बीम। हमने स्टील स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे स्टडी भी किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, अब ये इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है, ऑफकोर्स आपका IS 800 है। ये आपका स्टील स्ट्रक्चर का कोड है भाई, जब भी आप स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हो तो ये कोड हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू IS 800 लेसर ऑफ, आप जो मैक्सिमम पिच लेके चलोगे, ठीक है, किसके लिए, रिविट्स के लिए, और रिविट किस में है, कंप्रेशन में। तो अभी के लिए जैसे मान लो एक प्लेट मेरे पास ये और ये दूसरा प्लेट है, इन दो प्लेट को हमने आपस में जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ रिविट, ये रिविट मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लेट को हमने आपस में जोड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ रिविट। तो थोड़ा सा मैं फिगर को मॉडिफाई कर रहा हूं, हमें यहाँ पे पिच को भी शो करना है, सो लेट मी मॉडिफाई द फिगर। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, ये रिविट है। तो ये रिविट के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको बोला जाता है पिच, दिस योर पिच।
और ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रिवेट होल और बोल्ट होल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम बोलते थे गेज डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी के लिए देखो ये तो टेंशन में हो गया। अगर टेंशन की हम बात करते हैं तो ये जो मैक्सिमम पिच होता था पी मैक्स, ये कितना आंसर है 16 टी और 200 mm विच एवरेज लेस। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी तुम उतना यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द रिवेट्स लेके चलोगे। लेकिन इसने टेंशन की बात नहीं करी है, ही इज आस्किंग अबाउट द कंप्रेशन, तो उल्टा एरो लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे कंप्रेशन में होगा तो आईएस कोड बोलता है कि अगर जो कोड ने यहाँ पे मैक्सिमम पिच को स्पेसिफाई किया, अगर आप उससे ज्यादा का गैप यहाँ पे दे दोगे किन्हीं दो रिवेट होल के बीच में, बट विल हैपन बकलिंग ऑफ मेंबर बिटवीन द कनेक्शन विल टेक प्लेस, प्लेट मेरा बकल हो जाएगा। तो यहाँ पे पी मैक्स कितना होता है, आंसर है 12 टी और 200 mm विच एवरेज लेस। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी आप वो उठाओगे। और जो फॉर्मूले में आपका टी होता है, मान लो यहाँ पे ये प्लेट की थिकनेस है 12 mm और ये प्लेट की थिकनेस मान लो 10 mm, तो जिस प्लेट की थिकनेस कम होगी डेफिनेटली वो प्लेट आपकी पहले फेल करेगी। तो टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर मेन प्लेट, टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर मेन प्लेट। फाइन, टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर मेन प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, जिसमें ये पूछ रहा है परमिसिबल सेटलमेंट आपका कितना होगा। ठीक है, तो चलो ये देख लेंगे परमिसिबल सेटलमेंट। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम किस केस में होगा। परमिसिबल सेटलमेंट मैक्सिमम किस केस में होगा, जब आप एक आइसोलेटेड फुटिंग को क्ले के ऊपर रख रहे हो, या आइसोलेटेड फुटिंग आपका सैंड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, या राफ्ट फाउंडेशन आपका क्ले के ऊपर रेस्ट कर रहा है, या आपका जो राफ्ट फाउंडेशन है वो सैंड के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो जो मेरा आइसोलेटेड फुटिंग होता है, सिंगल कॉलम के नीचे जब हम सिंगल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं। और हमारा जो राफ्ट फुटिंग जो एक मैट फाउंडेशन भी कहलाता है, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर सिचुएटेड ऑन द सिंगल मैट। और ये जो मेरा राफ्ट फाउंडेशन होता है वो एक शैलो फाउंडेशन के अंदर फॉल करता है। ये जो मेरा फुटिंग है ये भी शैलो फाउंडेशन के अंदर ही फॉल करेगा, दैट इज आइसोलेटेड फुटिंग। हाँ जी, अब इस केस में पूछ रहा है कि परमिसिबल सेटलमेंट जो आईएस कोड ने सेटलमेंट अलाउ की है मैक्सिमम किस केस में होगा। तो चलिए आईएस कोड का ही क्लॉज जल्दी से देख लेते हैं। तो आईएस कोड स्पेसिफिकेशन फॉर द परमिसिबल सेटलमेंट, अगर हम टोटल परमिसिबल सेटलमेंट की बात करेंगे, जो डिफरेंशियल सेटलमेंट प्लस यूनिफॉर्म सेटलमेंट दोनों का सम होगा। ये जो टोटल परमिसिबल सेटलमेंट है ये सम मिलेगा आपको डिफरेंशियल सेटलमेंट प्लस यूनिफॉर्म सेटलमेंट। ठीक है, दोनों का सम है बेसिकली। तो अगर हमारा जो आइसोलेटेड फुटिंग है वो क्ले के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो 65 mm वैल्यू है, ध्यान देना बच्चे। अच्छा, अगर आइसोलेटेड फुटिंग हमारा सैंड के ऊपर है तो 40 mm है। मतलब आइसोलेटेड फुटिंग जब क्ले के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो ज्यादा हम सेटलमेंट अलाउ कर रहे हैं। हमें पता है क्ले सॉइल में हमें जो वॉल्यूम चेंजेस भी देखने को मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो हमें सैंड के साथ तो जाना ही नहीं है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी है। अच्छा, राफ्ट की भी बात कर लेते हैं। जब हमारा राफ्ट फाउंडेशन क्ले के ऊपर है तो वैल्यू कितनी है 95 to 100 है, ऑल्दो ये 65 to 100 होता है। ठीक है, 65 to 100 है। और अगर ये राफ्ट फाउंडेशन हमारा सैंड के ऊपर है तो ये 40 से 65 है। तुम देख सकते हो यहाँ पे जब राफ्ट फाउंडेशन की बात करते हैं और वो क्ले के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो उस केस में आपको ज्यादा सेटलमेंट मिलेगा। क्लियर? तो कुछ और भी वैल्यूज देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करें, अनइक्वल सेटलमेंट को हम डिफरेंशियल सेटलमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई यहाँ पे फाउंडेशन है, ठीक है, हो सकता है यहाँ वाला इस फाउंडेशन के नीचे वाली यहाँ की जो सॉइल है वो रॉकी टाइप का स्ट्राटा है। मान लो यहाँ वाली जो सॉइल है उसका बीरिंग कैपेसिटी पुअर है, यहाँ वाली सॉइल का जो बीरिंग कैपेसिटी है मान लो वो मॉडरेट है। तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे तो आपका जो फुटिंग या फाउंडेशन होगा वो इतना ज्यादा सेटल नहीं करेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, जो भी सुपर स्ट्रक्चर से लग रहा होगा। लेकिन यहाँ वाला सॉइल पुअर होने के कारण आपको कुछ सेटलमेंट यहाँ पे मिलेगा एज कंपेयर टू हेयर एंड हेयर। उस तरह के सेटलमेंट को हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट, जब इक्वल सेटलमेंट ना मिले। तो जब आइसोलेटेड फुटिंग को क्ले के ऊपर रखा जाता है तो यहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट का वैल्यू 40 mm है, और जब वही आइसोलेटेड फुटिंग को सैंड के ऊपर रखा जाता है तो डिफरेंशियल सेटलमेंट का वैल्यू है 25 mm। क्लियर? अच्छा, एंगुलर सेटलमेंट भी देख लो। अगर यहाँ पे किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो फॉर हाई फ्रेम स्ट्रक्चर ये जो मेरा परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट है इट शुड बी लेस देन 1:500।
और अगर हम यहाँ पे माइनर डैमेज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, कोई माइनर डैमेज हमारे स्ट्रक्चर में ना हो, तो टू फॉर प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ माइनर डैमेज, तो जो परमिसिबल एंग्लो सेटलमेंट है दिस शुड बी लेस देन 1:1000। इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है भाई, ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। क्लियर, ये क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए आईएएस कोड के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर द कन्वेंशनल डिजाइन ऑफ अ रिजिड कंबाइंड फुटिंग। अगर हम एक रिजिड कंबाइंड फुटिंग की बात करें, कंबाइंड फुटिंग जब हमारी फुटिंग के ऊपर 2 या 2 से अधिक कॉलम रेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये प्लान है अगर सेन एग्जांपल, तो एक कॉलम मान लेते हैं यहाँ पे है और दूसरा कॉलम यहाँ पे है, तो फुटिंग के ऊपर 2 या 2 से अधिक कॉलम जब रेस्ट कर रहे हैं तो वो मेरा कहलाता है कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, और ये चीज हम तब लेके चलते हैं जब आइसोलेटेड फुटिंग के केस में मेरा फुटिंग एरिया ओवरलैप कर रहा है, या मान लो बाजू में कोई यहाँ पे बिल्डिंग लाइन है, आप इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप कंबाइंड के साथ चलते हो। और इवन ये रेक्टेंगुलर, इट में बी ट्रेपोजॉइडल लाइक दिस वन। तो ट्रेपोजॉइडल के केस में यहाँ पे भी आपका केस बन जाता है जब यहाँ पे कोई बाउंड्री या प्रॉपर्टी लाइन टाइप का सिचुएशन होगा, तो आप रेक्टेंगल शेप ना प्रोवाइड करके आप यहाँ पे ट्रेपोजॉइडल शेप के साथ मूव करते थे। फाइन, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लैम्डा इंटू एल है, लैम्डा इंटू एल जो कन्वेंशनल डिजाइन है बेसिकली रिजिड कंबाइंड फुटिंग का, इसमें इसका वैल्यू कितना होता है, तो एक कोडल वैल्यू है, फैक्चुअल डाटा यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0.8। ठीक है, ऑल्दो आई ट्राई टू सर्च इट्स जस्टिफिकेशन, बट अभी मुझे मिला नहीं है, जब मिलेगा डेफिनेटली मैं आपको ये चीज बताऊंगा। सो ये फैक्चुअल डाटा है, यू हैव टू रिमेंबर राइट नाउ 0.8 से आपका कम होना चाहिए लैम्डा इंटू एल का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द एडेशन फैक्टर फॉर ड्रिल्ड पियर्स ऑन क्ले। जो ड्रिल्ड पियर्स हैं क्ले सॉइल के ऊपर, तो वहां पे एडेशन फैक्टर क्या होता है। अच्छा, जब हम यहाँ पे ड्रिल्ड पियर्स की बात करते हैं तो जहन में एक चीज आती है कि ड्रिल्ड पियर तो हमेशा ड्रिलिंग में ही बनेंगे ना, नहीं हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे ड्रिवन पाइल्स हो, जैसे वुडन पाइल है, स्टील पाइल्स है, जिनको हम क्या करते हैं मिट्टी में ड्रिवन कर देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कास्ट बोर इन सिटू पाइल की बात करें, पहले हमने मिट्टी में क्या किया, एक बोर होल कर दिया, एक्सकवेशन किया, सॉइल बाहर निकाला, फिर वहां पे हमने अपना एक स्टील केसिंग डाला, फिर हमने अपना रिइंफोर्समेंट डाला, उसके बाद हम ट्रिमी मेथड से कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो उस तरह की पाइल को बोला जाता है बोर्ड कास्ट इन सिटू पाइल, या आप उसे ड्रिल्ड पियर्स भी बोल सकते हो अगर हम पियर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पियर के केस में ये पूछ रहा है कि एडेशन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, एडेशन फैक्टर यहाँ पे पियर और सॉइल के बीच का है वैल्यू, जिसे अल्फा से डिनोट करते थे। चलो, सो ड्रिल्ड पियर देख लेते हैं बेसिकली। सो ड्रिल्ड पियर्स आर डीप फाउंडेशन, या ध्यान रखना जो ड्रिल्ड पियर्स हैं वो डीप फाउंडेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सकवेटिंग सिलिंड्रिकल शाफ्ट्स इनटू द ग्राउंड, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चे, एंड फिलिंग देम विद कंक्रीट इन ऑर्डर टू रजिस्ट वेरी हाई एक्सियल एंड लेटरल लोड। और उनमें हम कंक्रीट डालते हैं, और जब भी हम यहाँ पे पाइलिंग वर्क की बात करते हैं तो वहां पे हम वाइब्रेटर यूज नहीं करते हैं, और जितना भी कंक्रीटिंग हम पाइलिंग में करते हैं तो हम अपने ट्रिमी मेथड से करते हैं, बिकॉज जो मैक्सिमम फ्री फॉल हाइट ऑफ कंक्रीट है आईएएस कोड के अकॉर्डिंग वो है 1.5 मीटर। तो अगर मान लो पाइल डेप्थ मेरे पास 20 या 25 मीटर का है तो हम यहाँ पे ट्रिमी मेथड यूज करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड, ये जो आपके पास यहाँ पे ड्रिल्ड पियर है इनको क्या बोल रहा है, वो कैसन्स बोल रहा है या बोर्ड कास्ट इन सिटू पाइल्स बोल रहा है, बोर्ड कास्ट इन सिटू पाइल्स बोल रहा है। ठीक है, अब ये जो ड्रिल्ड पियर्स होते हैं, दीज आर सिमिलर टू द पाइल फाउंडेशन, द ओनली डिफरेंस इज दैट द मेथड ऑफ द इंस्टॉलेशन, द पाइल्स इंस्टॉल्ड बाय द ड्राइविंग एंड पियर्स आर इंस्टॉल्ड बाय द एक्सकवेटिंग द सॉइल एंड देन कंक्रीटिंग। फाइन, अब देखो ये डाटा मैंने भाई किसी बुक से उठाया है, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा यहाँ पे आपका एडेशन फैक्टर है, अल्फा इज द एडेशन फैक्टर। द वैल्यू ऑफ अल्फा वेरीज बिटवीन 0.15 टू 0.5। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0.15 से लेके 0.5 तक वेरी करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ ड्रिलिंग एंड द टाइप ऑफ पियर। किस तरह का पियर है, किस तरह का पियर बोले मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है पियर का, या डबल डी टाइप का आपका पियर है, कुछ इस तरह से डी बना हुआ है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे सिलिंड्रिकल, और फिर से डी बना हुआ है जो आपको यूजुअली शेप देखने को मिलती है, या कुछ ऐसा भी शेप हो सकता है बुल नोज टाइप में। ठीक है, पियर का तो टाइप ऑफ पियर किस तरह से है, एन एवरेज वैल्यू ऑफ 0.4 इज जनरली यूज्ड इफ पियर इज बेल्ट
ओनली द स्ट्रेट पोर्शन इज कंसीडर्ड फॉर द एडहेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो है 0.4। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर गाइस, 0.4। ठीक है, तो बेटा इस तरह के जो प्रश्न है, जो फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है, या तो वो कोडल वैल्यू पूछ रहा है, या तो जो रेलवे से जनरली वो पूछ लेता है कि रेलवे ब्रिजेस का स्पेसिफिकेशन बताओ, या हाईवे में जो ब्रिजेस यूज करते हैं उनमें ग्रिप लेंथ किस तरह से डिफाइन है, या आप यहाँ पे मैक्सिमम फ्री फॉल हाइट कितना लेके चलते हो। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, दैट इज ओके, कंसेप्ट से आप क्वेश्चन लगा रहे हो ओके, लेकिन जो फैक्चुअल डाटा होता है वो आपको हमेशा ही याद रखना होता है, रिमेंबर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, और इस प्रश्न के अंदर ये पूछ रहा है द ग्रिप लेंथ बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल फॉर द रेलवे ब्रिजेस इज। अभी ध्यान रखना, जो मैक्सिमम स्कोर लेवल होता है, जैसे सेन एग्जांपल, ये मान लो कोई मेरे पास यहाँ पे रिवर है सेन एग्जांपल, और मैक्सिमम स्कोर लेवल कितना है यहाँ पे पानी का, सेन एग्जांपल मान लो इस लेवल तक है, ये लेवल तक है, पानी जो है वो इस लेवल तक स्कोरिंग कर सकता है। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये ग्राउंड है कुछ इस तरह से, मुझे यहाँ पे कोई अबटमेंट बनाना है, मान लो मैं यहाँ पे ये अबटमेंट बना रहा हूँ, इसके ऊपर ये मेरा अबटमेंट कैप हो गया। तो यहाँ पे जो हम फाउंडेशन रखेंगे ना, वो इस लेवल से नीचे ही रखेंगे जाके। ये जो मेरा मैक्सिमम स्कोर लेवल है, इस लेवल से आप जितना नीचे यहाँ पे फुटिंग या फाउंडेशन को रखते हो, ठीक है, ऑल्दो डीप फाउंडेशन, या मान लो यहाँ पे शैलो है, अगर ये बहुत ज्यादा डेप्थ होगा तो अपने आप डीप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे पाइल का बॉटम आएगा, अगर वो इस लेवल से नीचे है, जितना भी डेप्थ ऑफ होगा इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे, जिसे हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ, तो ये लेवल कहलाता है स्कोरिंग लेवल। और स्कोरिंग डेप्थ हम निकालते भी थे बेसिक थ्योरी के अंदर, हाँ जी, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ रेज्ड पावर 1/3, और यहाँ पे एक टर्म और है 1.35 इफ यू रिमेंबर। सो 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ रेज्ड पावर 1/3, ये था हमारा स्कोरिंग डेप्थ निकालने का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में भी हम इसे यूज करते हैं बेसिकली। तो इवन एग्जाम में स्कोरिंग डेप्थ क्या है ये भी पूछ लिया गया है, और स्कोरिंग डेप्थ आप कैसे निकालते हो ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और करेक्ट कर देता हूँ, मान लो अगर यहाँ पे डीप फुटिंग है, हम पाइल की बात कर लेते हैं बेसिकली, जो यहाँ पे ज्यादा जस्टिफिकेशन शो करेगी इस स्कोरिंग डेप्थ लेवल के साथ। मान लो ये मेरा यहाँ पे पाइल गया हुआ है, ये पाइल है, तो ऑल दो सिंगल पाइल तो होगा नहीं, ग्रुप ऑफ पाइल्स होता है, हम जनरली मिनिमम 3 पाइल लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पाइल है, तो अभी समझने के लिए यही एक पाइल लेके चलते हैं। तो अगर ये मेरा मैक्सिमम स्कोर लेवल है, इससे नीचे जो भी हम डेप्थ ऑफ पाइल लेके चलते हैं, दैट इज योर स्कोरिंग डेप्थ से नीचे जो भी हम पाइल की डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, दिस इज नथिंग बट योर ग्रिप लेंथ या सॉकेट लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिप लेंथ बोलते हैं, या इसको हम सॉकेट लेंथ बोलते हैं, SOCKET, सॉकेट लेंथ। ग्रिप लेंथ बोल दो या सॉकेट लेंथ बोल दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ग्रिप लेंथ या सॉकेट लेंथ होती है रेलवे ब्रिजेस के केस में, ये कितना है। अब देखो, अब ये फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है, रेलवे ब्रिजेस के केस में ये ग्रिप लेंथ या सॉकेट लेंथ का वैल्यू कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। चलो तो देखते हैं। सी, अब जो ग्रिप लेंथ होती है, अब देखो, ग्रिप लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग सफिशिएंट पैसिव रेजिस्टेंस टू काउंटरैक्ट द ओवरटर्निंग मूवमेंट। जो ग्रिप लेंथ होती है, अब तुम खुद सोचो, अगर यहाँ पे कोई हार्ड स्टेटा, इवन हार्ड स्टेटा से नीचे जो तुम यहाँ पे पाइल की लेंथ भी प्रोवाइड करते हो, वो भी तुम्हारा सॉकेट लेंथ है, ग्रिप लेंथ ही कहलाता है। तो एक यहाँ पे ये पकड़ मजबूत कर रहा है, अगर ऊपर से कोई लेटरल लोड भी लग रहा होगा, ठीक है, अगर ऊपर से कोई लेटरल लोड भी लग रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये जो सॉकेट लेंथ हमने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। और ये एंड मेरा फिक्स हो गया, ऊपर वाला एंड मेरे पास यहाँ पे फ्री होगा। तुम कंसीडर कर सकते हो कि पाइल को अगर हम एज अ कॉलम लेके चले तो किस तरह की कंडीशन हम कंसीडर करेंगे डिजाइनिंग में भी, ठीक है। तो काउंटरैक्ट द ओवरटर्निंग मूवमेंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट द वेल टॉप। ग्रिप लेंथ फॉर द वेल फाउंडेशन ऑफ रेलवे ब्रिजेस इज जनरली टेकन एज द 50%, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ वेल होगा उसका 50% कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है 0.5 टाइम्स ऑफ आर बनेगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर हम हाईवे ब्रिजेस की बात करेंगे तो हाईवे ब्रिजेस में ये फैक्टर बन जाता था 30%, मतलब 0.3 टाइम्स ऑफ द आर।
वेल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं फॉर रोड ब्रिजेस। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व। अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं और हमारा जो पेवमेंट है उसको हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, मीनिंग टू से दैट हमें पता है कि जैसे हम कर्व सरफेस की बात करते थे, कर्व पिक्चर में आता था तो हम आउटर सरफेस को उठा देते थे विद रिस्पेक्ट टू इनर वन। तो ये जो हमने आउटर सरफेस उठाया होता था विद रिस्पेक्ट टू इनर वन, तो इसे हम बोलते थे सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन बेसिकली एक स्लोप होता है, आप आउटर एज को कितना उठाए हो विद रिस्पेक्ट टू इनर वन एट द कर्व, दैट वाज द सुपर एलिवेशन। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने आउटर एज को नहीं उठाया है, मतलब आपका जो रोड है वो बिल्कुल ऐसा है। ऑल द रोड ऐसा भी नहीं होगा, रोड सेंटर से हल्का सा उठा हुआ होता है जिसे हम कैम्बर बोलते हैं। तो अभी के लिए तुम इसको सेम लेके चलना, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे गाड़ी का पहिया है, ठीक है, और ये गाड़ी का दूसरा पहिया है, और ये गाड़ी है समवट है सीजी ऑफ द व्हीकल विल लाई। तो जितना भी वेट होगा वो गाड़ी के सीजी से वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। और हमें पता है जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो व्हीकल के ऊपर बाहर की डायरेक्शन में एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर तुम गाड़ी में बैठे हो स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ ट्रेवर्स कर रहे हो तो तुम्हें ये फील होता है कि तुम बाहर की तरफ फिक रहे हो बेसिकली, ठीक है, अगर सेम स्पीड के साथ हम उसी कर्व को ट्रेवर्स करते हैं तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब तुम थोड़ा ध्यान देना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और ये मेरा जो वेट ऑफ व्हीकल है वो डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली टायर से यहाँ पे रिएक्शन मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो ये गाड़ी को ओवरटर्न करवाने की कोशिश कर रहा होगा आउटर व्हील के अबाउट। मान लो अगर आउटर टायर है और ये इनर टायर है, तो अगर ये एरो तुम कंसीडर करो तो यहाँ से आउटर वाले व्हील के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा एज कम्पेयर टू इनर वन। तो यहाँ से हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर हम अपने रोड को एलिवेट नहीं किए हैं, दैट इज सुपर एलिवेशन अगर हम प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो होगा क्या, आउटर व्हील जो होगा उसका ज्यादा वियर एंड टियर होता है एज कम्पेयर टू इनर व्हील, ठीक है। बाहर वाला जो पहिया होगा वो ज्यादा घिसेगा, ज्यादा जल्दी खराब होगा एज कम्पेयर टू अंदर वाला पहिया। तो फिर आप क्या करते हो, गाड़ी की अलाइनमेंट के लिए जाते हो कि भैया हमारा गाड़ी का जो बाहर वाला टायर है वो ज्यादा घिस रहा है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वहां पे जो रोड है वो प्रॉपरली सुपर एलिवेटेड ना हो, और प्रॉपर सुपर एलिवेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे हादसे भी होते हैं, गाड़ियां ऑफ ट्रैक मूव कर जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको सिर्फ और सिर्फ टायर और रोड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वही काउंटर बैलेंस कर रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मोर प्रेशर ऑन द आउटर व्हील देन द इनर वन। ये पूछ रहे देन प्रेशर ऑन द आउटर व्हील विल बी मोर एज कंपेयर टू द इनर वन, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ये आंसर रहने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑन अ राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन। एक राइट एंगल रोड दिया हुआ है और इंटरसेक्शन है, टू वे ट्रैफिक पिक्चर में है, टू वे ट्रैफिक पिक्चर में है, टू वे ट्रैफिक, टोटल नंबर ऑफ द कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा संदेह रखा है, बच्चे आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो ना तो उसने ये बोला कि जो दोनों रोड हैं वो आपके टू लेन है, ना इसने ये लिख दिया कि एक रोड आपका टू लेन है एक रोड आपका वन लेन है, सिंगल लेन है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो आपको दोनों ही रोड टू लेन लेके चलने पड़ेंगे और दोनों ही रोड के ऊपर जो आपका ट्रैफिक कंडीशन होगा वो टू वे है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो ये मेरा रोड नंबर वन हो गया, ए बोल लेते हैं, तो टू लेन है, तो एक डायरेक्शन में गाड़ियां कुछ ऐसे आ रही हैं, तो ये डायरेक्शन में ना गाड़ियां ऊपर की तरफ जाएंगी, है ना। तो ये डायरेक्शन में गाड़ियां कुछ ऐसे जा रही हैं और ये डायरेक्शन से गाड़ियां कुछ ऐसे आ रही हैं। ये रोड ए है, टू लेन है और टू वे ट्रैफिक है, और ये रोड बी है, ये रोड बी है, ये भी टू लेन है और इस पे भी टू वे ट्रैफिक है। ये पिक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिगर को
सही करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। चलिए ये इस तरह से पिक्चर है भाई, ये पिक्चर है। अब देखो तो नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट बताओ इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट बताओ। तो ये गाड़ी देखो कुछ ऐसे जा रही है, ये गाड़ियां कुछ ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ पे तो आपका इंटरसेक्शन होने वाला है, 4 पॉइंट तो आपको यहाँ पे कोलिजन के मिल रहे हैं, फाइन। और ये वाली गाड़ी तो यहाँ से ये डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है, ये वाली गाड़ी यहाँ से ये डायरेक्शन में भी जा सकती है, और ये वाला जो व्हीकल है वो ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में भी हेड कर सकता है, फाइन। और ये वाला जो व्हीकल है आपका वो ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में भी हेड कर सकता है, ठीक है। और ये वाला जो व्हीकल है आपका वो ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में भी हेड कर सकता है, और देख लो। और ये वाला जो व्हीकल है वो ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में भी हेड कर सकता है, और यहां से व्हीकल आपका मूव करता हुआ कुछ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और बच रहा है क्या, हाँ यहां से गाड़ी आपकी कुछ ऐसे भी आ सकती है। तो चेक कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 टोटल हमें मिल रहे हैं यहाँ पे 24। ये मेजर और माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट दोनों को मिला के, मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट और माइनर कन्फ्लिक्ट पॉइंट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इतने मिल रहे हैं 24। एंड डेफिनेटली आंसर विल बी 24 बिकॉज यहाँ पे इसने कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी है कि रोड ए तुम्हारा अगर यहाँ पे 2 लेन है तो ट्रैफिक उस पर किस तरह से है, ठीक है। उसने खाली ये देके रखा है कि 2 वे ट्रैफिक है, ठीक है। अच्छा राइट एंगल पे रोड आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अच्छा अगर रोड भी आपका सिंगल लेन है उसके ऊपर ट्रैफिक अगर आपको 2 वे गिवन है तो आप नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट किस तरह से डिफाइन करोगे तो वो नंबर अलग हो जाएगा। तो अभी के लिए इन जनरल हम आंसर 24 ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज पर आईआरसी मैक्सिमम लोड ऑफ एक्सल ऑफ अ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड। जो मैक्सिमम लोड है एक्सल का व्हीकल के केस में वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलिए बताइए। मैक्सिमम लोड ऑफ एक्सल ऑफ अ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड। अगर हम अर्लियर पहले वाले क्लॉजेस की बात करें देन आंसर वाज 8170, जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है। तो उसका जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं। देखो तो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड फॉर हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल की बात करिए इसने, ठीक है। हैवी व्हीकल प्लाइंग ऑन द हाईवे इन इंडिया वाज अर्लियर स्पेसिफाइड एज 8170 kg, 8170 kg दैट इज 8.17 टन। ये पहले की बात कर रहा है। अगर हम टोटल व्हील लोड ऑन ड्यूअल व्हील ऑन ईदर एंड ऑफ द सिंगल रियर एक्सल की बात करें तो उसका आधा कर लो तो 4.085 टन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाउएवर दिस लीगल लोड लिमिट वाज लेटर रिवाइज, ठीक है। आज की डेट में अगर हम डिजाइनिंग करेंगे तो हम ये यहाँ पे मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड यूज नहीं करते, हम यहाँ पे 8.17 के प्लेस पे 10.2 टन लेके चलते हैं। अभी देखो एट प्रेजेंट maximum legal axle load on a single axle of heavy commercial vehicle at CV is 10.2 ton. Therefore, the design axle load of 2 axle heavy vehicle for the flexible payment design in India is taken as 10.2 ton. अगर वो मेंशन करेगा कि रिसेंट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आप जो डिजाइन करोगे रोड को तो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड कितना होगा तब आप आंसर रिपोर्ट करोगे 10.2 टन, अदरवाइज आप 8.17 टन के साथ ही मूव करोगे, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन अ डॉरी एब्रेशन टेस्ट लॉस इन वेट इज 27 ग्राम देन कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है जो स्टेट में जेई के अंदर भी पूछे गए। अभी ये असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर है 2017 में चंडीगढ़ के लिए हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो BNR के लिए था, बिल्डिंग एंड रोड वर्क्स, ठीक है। तो डॉरी एब्रेशन टेस्ट में जो लॉस इन वेट आपको गिवन है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस पूछ रहा है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है वो डॉरी एब्रेशन टेस्ट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द हार्डनेस दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट।
एक्सटर्नल एजेंसीज के कारण जो एग्रीगेट की वेदरिंग होगा वो एग्रीगेट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस बता रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉस इन वेट गिवन है 27, 27 को 3 से भाग कर देंगे 9 आ जाएगा, है ना। 27 में से तुम 9 कम करोगे, कितना मिल गया तुम्हें, 17 मिल गया क्या, नहीं 18 मिल गया, 18 मिल गया, है ना। तो यहां से वैल्यू आ रही है 18। अब फॉर गुड एग्रीगेट इट शुड नॉट बी लेस देन 17। और अच्छा एग्रीगेट है तो 17 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मीडियम क्वालिटी का एग्रीगेट है तो इसका वैल्यू आपका 14 से 17 के बीच में होना चाहिए। अब तुम इसका मुझे आंसर रिपोर्ट कर दो। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हमारा कितना होगा, अब देखो अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो उसका वैल्यू तुम्हें कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है, और 18 ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैक्सिमम के साथ मूव करोगे, फिर तुम मैक्सिमम के साथ मूव करोगे, तुम 14 आंसर रिपोर्ट करोगे फिर। ठीक है, तुम चेक भी कर लो, 20 में से अगर तुम 9 कम करते हो, लॉस इन वेट तुम्हारे पास कितना है, 27 दिया हुआ है, 27 को तुम 3 से भाग कर दो, 9 आ रहा है। 20 में, अच्छा सॉरी, 20 में से जब तुम 9, वेरी सॉरी, 20 में से जब तुम 9 कम करोगे तुम्हें कितना मिलेगा यहाँ पे, हाँ 11 मिल रहा है क्या। Okay, so I didn't pay attention on this number here. Sorry for this one guys. तो यहाँ पे 20 माइनस 9 बन रहा है ना, तो कितना मिल रहा है तुम्हें, 11 मिल रहा है, तो 11 इज हियर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के ऊपर हम एग्रीगेट की टफनेस को बता रहे हैं कि एग्रीगेट क्वालिटी वाइज अच्छा है, सॉफ्ट है या मीडियम क्वालिटी का है। ठीक है, अगर एग्रीगेट का यही कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आपको 14 से कम आता है, जैसे अभी के लिए वैल्यू आ रहा है 11, तो हम क्या बोलेंगे एग्रीगेट को, इट इज सॉफ्ट फॉर द रोड वर्क। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, टू सैंपल ऑफ वाटर, वाटर ए और वाटर बी हैविंग पीएच ऑफ 4.4 एंड 6.4, दो वाटर सैंपल गिवन है। वाटर सैंपल ए का जो पीएच वैल्यू है वो 4.4 है, और वाटर सैंपल बी का जो पीएच वैल्यू है वो 6.4 है। और पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेसिकली यहाँ पे तुम क्या लिख पाओगे कि अगर मैं लिखूं H पॉजिटिव, तो यहाँ पे 10 रेज पावर बन जाएगा -4.4, और ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन आयन ही है, तो बन जाएगा 10 रेज पावर -6.4। तो रेशियो कर दो तुम यहाँ पे पीएच ऑफ वाटर सैंपल ए, पीएच ऑफ वाटर सैंपल बी, तो 10 रेज पावर -4.4 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर -6.4, तो ये ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर तुम्हारी ऐड हो जाएंगी। तो 10 रेज पावर -4.4 प्लस 6.4 करेंगे तो 10 रेज पावर +2 आ गया। 10 रेज पावर +2 कितना हो गया, 100 हो गया। तो मतलब जो वाटर सैंपल ए है वो 100 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है देन वाटर सैंपल बी। ठीक है, water sample A is 100 times more acidic than sample B. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि while testing for COD of sewage, जब भी हम सीवेज की COD टेस्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में हम उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे या ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में बोल रहे हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, या आपका HNO3 होगा, या आप किसी को भी यहाँ पे आंसर रिपोर्ट नहीं करोगे, मतलब सभी की सभी गलत है। चलिए तो कुछ चीजें देखते हैं पहले जनरल सी। जो COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर COD, बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। ठीक है, इनमें उसको कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो COD टेस्ट है वाइडली यूज एज एन अल्टरनेटिव टू द BOD, बिकॉज BOD वैल्यू में हमें 5 दिन लगते हैं। ठीक है, BOD टेस्ट टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट
as COD test can give results in few hours as compared to BOD test which takes normally 5 days. 5 दिन तो लगते हैं BOD रिजल्ट आने में, BOD वैल्यू आने में, ठीक है। अब जो COD टेस्ट होता है, अब देखो इधर ये इंपॉर्टेंट है, COD टेस्ट यूजेस द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में, दैट ऑक्सीडाइजेस बोथ ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक अमाउंट मेरा ज्यादा होता है सीवेज के अंदर प्रीडोमिनेंट है, और इनऑर्गेनिक मेरा कम है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन अ वेस्ट वाटर सैंपल, द रिजल्ट फॉर द COD टेस्ट आर फॉलोइंग। ये यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट टाइट्रेंट और फेरोइन इंडिकेटर सॉल्यूशन। तो ऑफ कोर्स हमारा जो यहाँ पे आंसर रहेगा दैट विल बी योर H2SO4, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेरा आंसर होने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट टू बैक्टीरिया रिमूवल थ्रू एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पे लिमिट बताना है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू जो आपका बैक्टीरिया रिमूव होता है, आप कितना यहाँ पे बैक्टीरिया रिमूव कर पाते हो। चलिए देखते हैं इसका भी। तो यहाँ पे मैं एक टेबल लेके आया हूँ जिसमें हम प्रोसेसेस की बात करते हैं और परसेंटेज रिमूवल बात करते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं, कोर्स स्क्रीनिंग करते हैं, तो 0 से लेके 5% तक हम यहाँ पे चीजों को रिमूव कर पाएंगे। फाइन स्क्रीनिंग में 10 से 20%, ग्रिड चैम्बर में 10 से 25%, प्लेन सेडिमेंटेशन में 25 से 75%, केमिकल प्रेसिपिटेशन में 40 से 80%। अच्छा, अगर हम एक्टिविटी स्लज प्रोसेस की बात करें तो एक्टिविटी स्लज प्रोसेस में 90 to 98%, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर 90 to 98%, और ट्रिकलिंग फिल्टर में कितना है, ट्रिकलिंग फिल्टर में 90 to 95% है। तो इसने क्वेश्चन में ऑल्दो ये मेंशन करके रखा है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर आप यहाँ पे 90% वाला ऑप्शन टिक करोगे, दैट विल बी द आंसर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं रिनलिफ्ट प्रोसेस इज यूज फॉर, ये प्रोसेस किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो बेसिकली हमारा जो डी सल्फ्यूराइजेशन होता है फ्लू गैसेस से, उस चीज के लिए हम ये रिनलिफ्ट प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसका मैं एक जस्टिफिकेशन भी लेके आया हूँ। तो Rinlift process is a dry adsorption process for the removal of the oxides of sulfur and other harmful substances from the flue gases. It uses the carbonaceous adsorbents which are thermally regenerated. Okay, so हम किसके साथ चलेंगे, desulfurization of the flue gases, option A will be the answer. Fine. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक प्रिज्मेटिक बीम गिवन है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं। सो साथ में मैंने पिक्चर भी फ्रेम किया हुआ है। प्रिज्मेटिक बीम गिवन है जिसको दोनों एंड फिक्स है और उस बीम के ऊपर यूडीएल लग रहा है। तो जो रेशियो होगा बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट टू बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन, वो क्या होगा। तो फिक्स्ड बीम सपोर्ट के ऊपर कितना WL²/12 नेगेटिव मोमेंट होता है, ठीक है, और सेंटर पे कितना WL²/24, तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है तुम्हें, WL²/12 मिल रहा है। और जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 भी है। तो अंडरस्टैंड करना, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट कितना हो गया WL²/12, इसको डिवाइड कर दो किससे, बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन WL²/24, फिर 24/12 बनेगा, आंसर आ गया 2, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ द वेरी बेसिक थिंग। अगर आप सोम के चीजों को अच्छे से स्टडी किए हो और बाय फिगर आप चीजों को दिमाग में रख के चल रहे हो तो आप इजीली आंसर रिपोर्ट कर पाओगे, गलती होने के चांसेस कम बनते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यू कैन सी एम कितना था, WL²/12 था जो फिक्स
एंड पे था। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन अ बीम इज अ पॉइंट, क्या होता है, एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, वाइस वर्सा भी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये जो हमें एक बीम गिवन था जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा था, फिक्स बीम, तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा, इट विल लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ स्पैन अपॉन 2√3, कहां से, फ्रॉम द ईदर एंड ऑफ द बीम। ये वाला डिस्टेंस कितना, देखो L अपॉन 2√3, ये वाला डिस्टेंस कितना है, L अपॉन 2√3। व्हाट इज L? L हमें यहाँ पे स्पैन ऑफ बीम गिवन होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। 1/√3 की वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए कितना है, ठीक है, या तुम उसको डिवाइड कर लो 1.414 से, जो बेसिकली √3 का वैल्यू होता है। क्लियर? क्योंकि सॉल्व तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर वो मान लो वैल्यू पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इज आस्किंग फॉर अ थिन स्फेरिकल शेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। एक थिन स्फेरिकल शेल गिवन है और जिसमें कोई अंदर फ्लूइड है, और वो फ्लूइड क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर अप्लाई कर रहा है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायामेट्रिकल सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, ये डायामेट्रिकल है भाई, ठीक है। सो स्पेलिंग के ऊपर मत जाना थोड़ा, डायामेट्रिकल सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, इसका रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रेशियो? सो फॉर थिन स्फेरिकल सेल हियर द जस्टिफिकेशन, हूप स्ट्रेस बोल दो या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोल दो, बात एक ही है। तो ये कितना होता है, पीटी अपॉन 40। पीटी यहाँ पे प्रेशर हो गया, डी इज द डायमीटर, टी इज द थिकनेस ऑफ द वेसल। तो हूप स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो हूप स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन कितना हो गया, पीटी अपॉन 4 TE और इनटू 1 माइनस म्यू, म्यू इज पॉइजन रेशियो। क्लियर? तो इसने बात करी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द डायमेट्रिकल स्ट्रेन, तो ये तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ गया तो डायमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख लेते हैं क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, 3 टाइम्स पीटी अपॉन 4 TE और साथ में 1 माइनस म्यू। तुम क्या करो, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को 3 पीटी अपॉन 4 TE 1 माइनस म्यू को जब तुम डिवाइड कर दोगे किससे, PD अपॉन 4 TE 1 माइनस म्यू से, तो मेरे ख्याल से 1 माइनस म्यू PD TE TE 4 से 4 कैंसिल, 3/1 बन रहा है, ये 3/1 बन रहा है। 3/1 बोलने मतलब आपका ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पे ये गलत है, 3:0 लिखा हुआ है इसने, बेसिकली ये गलत है, 3:1 होना चाहिए, ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है भाई। देखो यहाँ पे सॉल्व करके भी आ भी रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द डायमेट्रिकल स्ट्रेन का वैल्यू रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीम, नाउ ही इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। इसमें से कौन सी बीम के पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अभी हमने पीछे देखा था जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम की बात कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है, बीम विद ओवरहैंग्स की बात कर रहा है, बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अगर बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है तो डेफिनेटली हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया, वहां पे हमें क्या मिला था, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अगर हमें ये बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड नहीं होगा तो बीम विद ओवरहैंग, ओवरहैंगिंग बीम में हमेशा आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलता है। तो फर्स्ट चॉइस आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट करने का, बीम विद ओवरहैंग्स। लेकिन यहाँ पे इसने ये भी स्पेसिफाई किया है बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यहाँ पे भी आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो सी और डी में से आप किसी के साथ भी मूव कर सकते हो, आपका दोनों ही आंसर यहाँ पे सही रहने वाले हैं। क्लियर? चलिए सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये पूछता है इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कैरिंग है, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन, स्लोप इज मैक्सिमम एट। हाँ जी, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, इसका एक एंड पे मान लो हम पिन सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे एंड पे हम यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं एक यूडीएल अप्लाई कर देता हूँ, तो डेफिनेटली इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो एट सपोर्ट हमें यहाँ पे क्या मिलता था, मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप मिलेगा सपोर्ट के ऊपर, डिफ्लेक्शन 0 होता था और डिफ्लेक्शन हमें एट द मिड मैक्सिमम मिलता था। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि स्लोप इज मैक्सिमम एट, ऑफ कोर्स सपोर्टेड एंड्स के ऊपर, सपोर्टेड एंड्स के ऊपर आपको मैक्सिमम स्लोप मिलता है। क्लियर?
तो यहां से इस क्वेश्चन से आपका वो कंसेप्ट जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैटिबिलिटी कंडीशंस आर इसेंशियली रिक्वायर्ड टू सॉल्व। हाँ, कंपैटिबिलिटी कंडीशन हमें क्यों चाहिए पड़ती हैं? तो जनरली हम जब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो वहां पे हमें एडिशनल इक्वेशन चाहिए होती हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमारा काम नहीं चलता था, बिकॉज अननोन फोर्सेस ज्यादा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम, तो जो एडिशनल हमें इक्वेशन चाहिए पड़ती थी उनको हम बोलते थे कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अच्छा, ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई मुझे सेन एग्जांपल मान लेते हैं मुझे एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे पता 3 अननोन फोर्सेस और यहाँ पे एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन, 4 हो गया। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D में 3 होती थी, तो 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पे ये 1 डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी शो कर रहा है। एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है 1। तो अब जब मैं यहाँ पे सपोर्ट को हटा देता हूँ, व्हाट विल हैपन? तो अगर कोई लोड लगेगा तो व्हाट इज देयर? तो डिफ्लेक्शन होगा डाउनवर्ड, है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट के कारण अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखना चाहूँ तो दोनों ये बराबर होंगी। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते थे, यहाँ पे अननोन रिएक्शन को निकाल लेते थे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन को जब मैं 0 करूंगा तो वो एक तरह से मेरा कंपैटिबिलिटी कंडीशन बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई लोड लग रहा है ना, तो लोड लगने के कारण ये सपोर्ट नीचे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता तो बीम तो नीचे चला जाता। अच्छा, अगर यहाँ पे सपोर्ट है, उसकी रिएक्शन से बीम कितना ऊपर की तरफ आएगा, दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट करते थे और हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती थी रिएक्शन की। दैट इज काइंड ऑफ योर कंपैटिबिलिटी कंडीशन। फाइन। तो रिडंडेंट फ्रेम मतलब ऐसा जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपका 0 नहीं है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी उसे हम बोलते थे रिडंडेंट फ्रेम। तो उन फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ती है? कंपैटिबिलिटी कंडीशन। या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए जो एडिशनल इक्वेशन हमें चाहिए पड़ती हैं, दैट आर नथिंग बट योर कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट। कितना मूवमेंट चाहिए पड़ेगा टू रोटेट नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम? प्रिज्मेटिक बीम के पास वाले एंड को रोटेट करना है, कितना मूवमेंट चाहिए पड़ेगा? किस रेट से करना है? थ्रू यूनिट एंगल। यूनिट एंगल से आपको प्रिज्मेटिक बीम का नियर एंड रोटेट करना है विद ट्रांसलेशन द फार एंड बीइंग फिक्स्ड, ठीक है। और जो फार एंड है वो फिक्स और ट्रांसलेशन हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो ये फैक्चुअल डाटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज नथिंग बट 3EI/L, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर रिपोर्ट कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट योर 3EI/L। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अननोन्स टू बी डिटरमाइंड इन द स्टिफनेस मेथड इज इक्वल टू। जो नंबर ऑफ अननोन्स होते थे जिसको हम डिटरमाइन करते हैं स्टिफनेस मेथड के अंदर, वो किसके बराबर? आंसर है यहाँ पे काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी के बराबर। दिस विल बी द आंसर, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। तो हमारे पास जो मेथड है, जब हम मेथड पढ़ते थे, स्टिफनेस मेथड है, फोर्स मेथड है, या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते थे, तो अलग अलग मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, फोर्स मेथड, स्टिफनेस मेथड। तो जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी ज्यादा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी से, या डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ज्यादा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी से, तो हम अलग अलग मेथड यूज करते थे अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो जो स्टिफनेस मेथड है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम से भी जानते थे, तो इसमें जो हमारा अननोन्स होता था, ठीक है, तो अननोन मेरा ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट होती थी, ठीक है। स्टिफनेस मेथड के अंदर जो अननोन होता था वो ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये जो मेरा स्टिफनेस मेथड बोल लो या डिस्प्लेसमेंट मेथड बोल लो, डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो यहां पे जो ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट है वो अननोन है, ठीक है। अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट जो होती थी उन्हें हम अननोन फोर्सेस लेके चलते थे। अब जब मुझे ये अननोन फोर्सेस को निकालना होता था तो हम क्या करते थे? ज्वाइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते थे, ठीक है। और ये मेथड सुटेबल हमारा तभी होता था जब हमारा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का वैल्यू कम होता था डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से। फाइन।
तो इसमें जैसे आपका फॉल करता था एग्जांपल, जैसे मान लो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, कैनीज मेथड है, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है, ये हमारे पास बेसिकली मेथड रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, ये क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू। अच्छा, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होती है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम शेयर के लिए भी डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम बैंडिंग के लिए भी डिजाइन करते हैं। मतलब हम बैंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते थे, वहां पे लोड मेरा फिक्स होता था और सेक्शन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जबकि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के अंदर लोड मेरा मूव कर रहा होता है, रोलिंग लोड या मूविंग लोड पिक्चर में है, और जो सेक्शन होता था वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो इन्फ्लुएंस लाइन होती है किसी भी स्ट्रेस के लिए, तो आप कब इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करोगे। मतलब सिंगल पॉइंट लोड लग रहा होगा तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यूनिफॉर्म लाइव लोड होगा तभी मैक्सिमम मिलेगी, या बहुत सारे पॉइंट लोड हो सकते हैं तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, या सभी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका मैं कुछ जस्टिफिकेशन लेके आया हूं, सो हैव अ लुक नो। तो जनरली ये जो मेरा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है, चाहे सिंगल पॉइंट लोड हो या यूनिफॉर्म लाइव लोड हो या सेवरल पॉइंट लोडिंग होगी, तो आपको हर केस के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है, बिकॉज जो सेक्शन होता है वो फिक्स होता है और जो लोड होता है वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी के साथ मूव करेंगे। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फाइन, चलिए, सो अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ अ गुड ब्रिक शुड बी। अच्छी ब्रिक के लिए मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये फैक्चुअल डाटा है आईएस कोड के अकॉर्डिंग। तो जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है, मतलब बैंडिंग स्ट्रेंथ ईंट का कितना है, तो ये आपका मिनिमम 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बैंडिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना, हाँ तो इसका यूनिट तुम सही कर लेना है ना। ये आपके पास यहाँ पे मेगा पास्कल में गिवन है, एमपीए में, न्यूटन पर mm स्क्वायर है ये यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना है, 2.5 है। 2.5 इज द वैल्यू, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विथ। हम कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन का जो विड्थ है वो 1.5 मीटर से ज्यादा, 1.5 मीटर से ज्यादा की यहाँ पे विड्थ की एक्सकवेशन हमने करी है। ठीक है, एंड जो प्लान एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर है। अच्छा, जो प्लान एरिया मान लो कंसीडर कर लेते हैं ये 10 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है, और विद अ डेप्थ नॉट एक्सीडिंग, जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है ये 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है भाई। तुम देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम बात करें डेप्थ टू विड्थ रेशियो की, ठीक है, तो व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन, तुम देख सकते हो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है, 30 सेंटीमीटर, जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, शैलो फाउंडेशन पिक्चर में, सो काइंड ऑफ सरफेस एक्सकवेशन विल बी द आंसर। सरफेस एक्सकवेशन इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। सरफेस ड्रेसिंग नहीं होगा, ड्रेसिंग मतलब तुम सरफेस की ड्रेसिंग कर रहे हो, अगर कोई लूज सॉइल है उसको तुम कंपैक्ट कर दोगे और उसे तुम ड्रेसिंग बोल रहे हो। ठीक है, कटिंग एक्सकवेशन तो सरफेस कटिंग, सरफेस एक्सकवेशन, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर जो होगा वो सरफेस एक्सकवेशन होगा, मतलब तुम ज्यादा डेप्थ तक यहाँ पे एक्सकवेशन नहीं करोगे। फाइन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, ये हमें गिवन है। अभी पहला ऑप्शन में क्या बोला, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द रिइंफोर्समेंट। यस, जब हम आरसीसी पढ़े थे तो आरसीसी में स्टील ने जो एरिया ऑक्युपाई किया था जहां पे कंक्रीट नहीं था, तो वो एरिया बहुत ही कम था, इसलिए हमने कोई रिडक्शन नहीं किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। तो बेटा ये मैंने आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के जब क्लासेस ली थी विद न्यूमेरिकल्स, कुछ हमने चीजें करी थी, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ओपनिंग एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर तक है तो आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हो, ये भी सही है। ठीक है, सो नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पाइप्स।
पाइप जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसके लिए भी कोई रिडक्शन नहीं होगा, बशर्ते जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप है वो आपका 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। ये भी सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं, कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो, 2D फ्लो के अंदर इफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर यू एंड वी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें गिवन है यू और बी, तो यू है ax और v गिवन है by, द पॉइंट वेयर नो मोशन अगर, तो ये जो कंपोनेंट गिवन है ये उलझाने के लिए गिवन है कि आप ये सोचोगे कि मुझे u का क्या करना है, मुझे v का क्या करना है। सीधा ये पूछ रहा है ऐसा पॉइंट जहां पे कोई भी मोशन नहीं होगा, दैट इज वेलोसिटी जीरो, उसे हम बोलते थे स्टैग्नेशन पॉइंट, दैट वाज द स्टैग्नेशन पॉइंट। सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ पाइप। अगर हम एक पाइप की बात करते थे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस में एफिशिएंसी कितना, तो हमें पता है एफिशिएंसी हम कैसे लिखते थे, अवेलेबल हेड माइनस हेड लॉस, दैट इज नेट हेड अवेलेबल अपॉन अवेलेबल हेड, यही तो होता था। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है फॉर ईटा मैक्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये जो हेड लॉस होता था ये 1/3 ऑफ अवेलेबल हेड रहता था। तो अगर तुम यहाँ पे एच एफ के प्लेस पे h/3 पुट कर दोगे, तुम इसे सॉल्व कर लो, ये तुम्हें मिलेगा 66.67%, ठीक है। देन ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट, तो समय भी कम बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाई आर द इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर्स। प्लेट गर्डर्स में जो हम इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं उनका पर्पस क्या है, तो आंसर है यहाँ पे लोकल बकलिंग ऑफ वेब को प्रिवेंट करने के लिए। एक होता है वेब बकलिंग, एक है लोकल बकलिंग ऑफ वेब। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई आई सेक्शन है, इसे हम एज अ प्लेट गर्डर लेके चले हैं, ठीक है। मान लो ये बोल्टेड या रिवेटेड प्लेट गर्डर है, तो लोकल बकलिंग का बोलने का मतलब क्या है, जब एक लोकलाइज्ड एरिया में ही बकलिंग होगा, पूरा का पूरा वेब बकल नहीं कर रहा है, वेब बकलिंग में पूरा का पूरा बकल करेगा कुछ ऐसे। तो लोकल बकलिंग ऑफ वेब को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर होते हैं। तो टू एलिमिनेट द वेब बकलिंग, टू एलिमिनेट द लोकल बकलिंग, टू ट्रांसफर द कंसंट्रेटेड लोड, तो ये टू ट्रांसफर द कंसंट्रेटेड लोड ये आपका एट द एंड्स पे जो वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं वो ट्रांसफर करते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मेरा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर टू एलिमिनेट द लोकल बकलिंग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक। एक्चुअल साइज क्या होता है मॉड्यूलर ब्रिक का, तो आंसर है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456, IS 456 के अकॉर्डिंग यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी, तो अगर हम LSM या WSM की बात करते थे, WSM में हमें यहाँ पे स्ट्रेस गिवन होता था और LSM हम कितना लेके चलते थे 0.87 FY, तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फाइन, तो बच्चे ये क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन थे जो 2017 में ये MC चंडीगढ़, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़, ठीक है, B&R बिल्डिंग एंड रोड वर्क्स डिपार्टमेंट में ये पेपर हुआ था 2017 में। अभी ये कवायद लगाया जा रहा है कि मे बी इस साल तक चंडीगढ़ MC डिपार्टमेंट के लिए पोस्टें निकले, बिकॉज 2017 के बाद नहीं निकला हुआ है। तो जो बच्चे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, J&K के हैं या मान लो बिहार से हैं, तो डेफिनेटली चंडीगढ़ लाइक सिटी में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिल रहा है तो इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिए, आप यूरोपीडिया के साथ जुड़े रहिए, प्रेपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो हम इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में कोई और पेपर लेके आएंगे, जैसा कि हमने आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया है कि हम अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर जो भी जिस स्टेट के अंदर कोई एग्जाम हुआ है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का है, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का है, वो हम लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको आज का ये लेक्चर सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपने सुझाव दे सकते हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए कीजिए, ठीक है। अब जितने बच्चे होते हैं एटलीस्ट उतने लाइक तो बनने चाहिए, ठीक है। कोई सजेशन होता है तो आप सजेशन दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, डेफिनेटली हम वो चीज अप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए
अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, और स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग योर पीडी एजुकेशन।